तो आप लोगों का स्वागत है योर ओनली टीपीएस क्लासेस में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना आईबीएफएस सब्जेक्ट का यूनिट 2 जिसका नाम है इशू मैनेजमेंट, जो कि 5 यूनिट में से सेकंड यूनिट है। यूनिट 1 का वीडियो अगर आप नहीं देखते तो इसके पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। उसमें मैंने क्लियरली यूनिट 1 के बारे में डिस्क्राइब कर दिया कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होती है, उसका फुल डिटेल डिस्क्रिप्शन यूनिट 1 के लेक्चर में है, जो इसके पहले था। आप उसको देखें, उसके बाद यूनिट 2 कंटिन्यू कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, यूनिट 2 का नाम है इशू इशू मैनेजमेंट। इशू मैनेजमेंट इमर्ज एंड रूल्स ऑफ कैपिटल मार्केट टॉपिक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं इमर्जेंस ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट इमर्ज एज अ क्रूशियल मैकेनिज्म फॉर फैसिलिटेटिंग फ्लो ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स फ्रॉम savers यानी कि इन्वेस्टर्स टू who needs capital. Corporations, government historically found funding was primarily through direct lending or informal network. With the industrial revolution and the growth of large corporations, the need for significant long-term capital become apparent. यहाँ पे कहा गया है, सॉरी, यहाँ पे कहा गया है कि जो कैपिटल मार्केट है वो पहले, अब क्या हो गया है कि पहले के मुकाबले ज़्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड किया गया है। क्रूशल मैकेनिज्म है फॉर फैसिलिटेटिंग लॉन्ग टर्म फंड्स को। लॉन्ग टर्म फंड्स जो हैं उनको जो सेवर्स है यानी इन्वेस्टर्स है, उनसे लेकर के जिनको कैपिटल की नीड है, मतलब कि कॉर्पोरेशन या गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराने का अब कैपिटल मार्केट या फिर कैपिटल मार्केट कर रही है। क्या कर रही है? तो अर्ली फॉर्म्स, इनिशियल फॉर्म्स इन्वॉल्व इनफॉर्मल नेटवर्क ऑफ फाइनेंसर एंड ब्रोकर फैसिलिटेटिंग प्राइवेट प्लेसमेंट। पहले क्या होता था कि फाइनेंशियर्स जो थे, जिनको पैसा जमा कराना होता था, वो क्या करते थे कि ब्रोकर्स के थ्रू जाते थे कि, और वो एक इनफॉर्मल नेटवर्क था। तो फॉर्मल एक प्रोफेशनल नेटवर्क नहीं था। लेकिन अब क्या हो गया है कि अभी कैपिटल मार्केट के आने से वो प्रोफेशनल नेटवर्क की तरह बन गया है। और पहले प्राइवेट प्लेसमेंट ही होती थी, ब्रोकर के थ्रू होती थी। लेकिन अब क्या हो गया कि अब ये पब्लिक से पैसा उठाया जा सकता है। अब सेकंड पॉइंट है फॉर्मलाइजेशन फॉर्मलाइजेशन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज like the London Stock Exchange in 17th century and the New York Stock Exchange in 18th formalization the buying and selling of shares and bonds। बेसिकली कहा गया है कि अब फॉर्मल हो गई है, जिससे स्टॉक एक्सचेंज आने के बाद से चीज़ों में फॉर्मलाइजेशन आ गया है। उसके बाद है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ओवर टाइम गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस रेगुलेशंस टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स एंड इंश्योर frame trading, leading to the structured capital market we see today। जैसे कि आज हम देख सकते हैं कि कैसे एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो गया है, जिसके अंदर एक फ्रेमवर्क के थ्रू काम होना है, जिसमें इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के बारे में बात की जाती है और फेयर ट्रेडिंग के बारे में बात की जाती है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, डीमटेरियलाइजेशन सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म। आजकल जो फोन पे ही हम लोग बैठे बैठे बड़ी बड़ी कंपनियों से शेयर कर लेते हैं, उसके बारे में बताया गया है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितनी बढ़ गई है। उसके बाद रोल ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का रोल क्या क्या है? एक आते कैपिटल फॉर्मेशन करवाने में हेल्प करती है बिजनेस को। एनिमल बिजनेस एंड गवर्नमेंट टू रेज लॉन्ग टर्म फंड्स नीडेड फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंशन एंड पब्लिक प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट्स की होती है, उसके लिए पैसा रेज करने में कैपिटल मार्केट उनकी बहुत बड़ी हेल्प करती है, जो कि इसका प्राइमरी फंक्शन ही यही है। रिसोर्स एलोकेशन, दे एफिशिएंटली चैनल फाइनेंशियल रिसोर्स फ्रॉम सरप्लस यूनिट टू डेफिसिट यूनिट। सरप्लस यूनिट्स वो होते हैं जिनके पास पैसा होता है, यानी कि जो एक रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनसे लेकर के जो डेफिसिट यूनिट होती है, जिनको चाहिए होते हैं, लाइक कंपनीज है, फिर इन्वेस्ट गवर्नमेंट है, उनके पास वो रिलोकेट करती है पैसे को। इंश्योरिंग प्रोडक्टिव यूज ऑफ कैपिटल, ये इंश्योर करती है कि जो पैसा पड़ा है उसके प्रोडक्टिव यूज किया जा सके। हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें है कि लिक्विडिटी। यहाँ पे बताया गया लिक्विडिटी तो capital market provides a platform where investors can easily buy and sell securities offering liquidity to their investment। बेसिकली यहाँ पे बताया गया कि कैसे एक लिक्विडिटी कैपिटल मार्केट प्रोवाइड करता है अपनी शेयर्स को बाय करने और सेल करने में। जिससे कि हम देख सकते हैं कि आजकल बहुत इजीली कुछ क्लिक से हम शेयर्स बाय कर सकते हैं और बहुत कुछ क्लिक से हम शेयर्स को बेचा जा सकता है। उसका कहता है प्राइस डिस्कवरी। दो द इंटरेक्शन ऑफ buyers and seller, capital market determines fair price for securities and based on supply and demand। यहाँ पे बताया गया कि जैसे कैपिटल मार्केट में बड़े लेवल पे सप्लायर्स होते हैं और डिमांड बायर्स होते हैं, इसी कारण से वहाँ पे जो प्राइस होती है
वो फेयर प्राइस हो जाती है, क्योंकि सप्लाई और डिमांड को मैनेज करने के लिए वहाँ पे जो प्राइस मेंटेन हो जाती है। तो उसी बारे में होता है कि प्राइस डिस्कवरी होती है। उसके बाद आता है इकोनॉमिक ग्रोथ बाय फैसिलिटेटिंग द कैपिटल फॉर्मेशन एंड efficient allocation, they directly contribute to issue इंक्रीज प्रोडक्शन, जॉब क्रिएशन एंड ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे कैपिटल फॉर्मेशन होने के कारण कंपनी बड़ी होती है, फिर उस वो जॉब क्रिएट करती है, जिससे एक ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। वैल्यूएशन, दे प्रोवाइड अ कंटिन्यूअस वैल्यूएशन फॉर कंपनी सर्विंग अ बेंचमार्क फॉर देयर परफॉर्मेंस एंड मार्केट स्टैंडिंग। बेसिकली यहाँ पे ये बताया जाने प्रयास किया जा रहा है कि जो कंपनीज होती है जिनमें इन्वेस्टर अपना पैसा लगाते हैं, वो क्या बेसिस देखते हैं कि वो कंपनी कैसे काम कर रही है, परफॉर्मेंस देखते हैं कंपनी का, एक बेंचमार्क सेट करते हैं कंपनी सही कर रही है, तो वो वैल्यूएशन हेल्प करते हैं कैपिटल मार्केट एक वैल्यूएशन निकालने में कंपनीज की। इन्वेस्टमेंट एवेन्यू, दे ऑफर डाइवर्स इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस हेल्पिंग देम ग्रो देयर वेल्थ। बेसिकली यहाँ पे भी वही बताया जा रहा है कि कैसे कि जो कंपनीज है वो अपना वेल्थ को इंक्रीज करती है, और जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना ऐसा कंपनीज में प्रोवाइड करके अपना पैसा कंपनी में लगाते हैं ताकि वो उसके ओनर बनते हैं। फिर कंपनी अगर ग्रो करती है तो फिर इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो भी ग्रो करता है, चूंकि देयर वेल्थ ऑल्सो इंक्रीज एंड ग्रोथ। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ इशू कौन कौन से होते हैं। दे आर सम टाइप्स ऑफ इशू। इशू का मतलब क्या होता है कि द प्रोसेस बाय विच कंपनी ऑफर इट्स सिक्योरिटीज टू इन्वेस्टर्स टू रेज कैपिटल। इशू का मतलब यही होता है कि कंपनीज क्या करती है, अपने शेयर्स को दूसरे इन्वेस्टर्स के सामने देती है ताकि वो खरीदे और उससे पैसा उन्हें दे। पब्लिक, पहला है पब्लिक इशू। पब्लिक इशू में आता है पब्लिक इशू इज एन ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज टू जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक के लिए पब्लिक इशू किया जाता है, जैसे कि हमें बताइए। उसमें आता है, पहला आता है आईपीओ। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब पहली बार अनलिस्टेड कंपनीज होती है, जिसकी प्राइवेट कंपनीज होती है, अपने शेयर्स को तो पब्लिक के लिए पहली बार लाती है, पब्लिक एट लास्ट को पहली बार इशू करती है, उसको बोलते हैं आईपीओ। This makes the company publicly traded and its share traded listed on a stock exchange. बेसिकली यहाँ पे जो हम लोग मेजरली देखते हैं कि अभी कुछ टाइम पहले पेटीएम का आईपीओ आया था, और उसके अलावा फिर जोमेटो का आईपीओ आया था, उनकी बातें की जा रही है। फिर यहाँ पे हमारा आता है एफपीओस। एफपीओ मतलब फर्दर पब्लिक ऑफर या फिर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर व्हेन एन ऑलरेडी listed company offer additional shares to the public. This is done by companies that are already listed and want to raise more capital for expansion for or अदर पर्पज। यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि जो एफ होते हैं, जो कंपनीज बेसिकली पहले से ऑलरेडी लिस्टेड होती है, वो क्या करती है, वापस से अपने शेयर्स को इशू करती है ताकि और वो पैसा रेज कर सके। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पेज पे, कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इनके। कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ब्रॉड इन्वेस्टर्स बेस, एम टू अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। शेयर मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स मिल जाता है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे लेवल पे भी लोग, जैसे हम लोग जो नॉर्मल पीपल हैं, वो लोग भी उसके ऊपर ट्रेड कर पा रहे हैं, तो उनको एक बेस मिल जाता है बहुत बड़ा, लार्ज नंबर में। उसके बारे में बताया गया। उसके बाद एक्सटेंसिव डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रिक्वायर्स कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्लोजर ऑफ कंपनीज इंफॉर्मेशन टू प्रोस्पेक्टस to comply with the regulatory requirement, that is example SEBI ICDR regulation in India. ओके, तो एक्सटेंसिव डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर जो सेबी बताई जाती है क्या क्या डिस्क्लोज करना है, उसके बारे में बताया गया कि वो चीज़ें डिस्क्लोज करनी पड़ती है। एक्सटेंसिव डिस्क्लोजर, हाई कंप्लायंस कॉस्ट इन्वॉल्व्स सिग्निफिकेंट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू रेगुलेटरी फाइलिंग, अंडरराइटिंग फीस, लीगल फीस एंड मार्केटिंग। यहाँ बताया जा रहा है कि जो कंप्लायंस फीस होती है बहुत हाई होती है, क्योंकि पहले तो रेगुलेटरी फाइलिंग्स करनी पड़ती है, फिर अंडरराइटर्स की फीस होती है, लीगल फीस होती है जो इशू करने के लिए चाहिए होती है, उसमें बताया जा रहा है। फिर प्राइस डिस्कवरी, प्राइस डिस्कवरी कैन बी डिटरमाइंड थ्रू फिक्स प्राइस मेथड और बुक बिल्डिंग। बुक बिल्डिंग के थ्रू होता है, फिक्स प्राइस मेथड के थ्रू। कभी कभी कंपनीज क्या करती है कि अपना शेयर प्राइस फिक्स कर देती है, मेरा शेयर प्राइस इतना ही रहेगा, तो उस हिसाब से फिर आप अपना परचेज करना पड़ता है। तो वो हो गया प्राइस बिल्डिंग और फिक्स प्राइस मेथड और बुक बिल्डिंग। उसके बाद आता है, हम जानेंगे कि बुक बिल्डिंग क्या होती है। बुक बिल्डिंग इज अ प्रोसेस and used for determining the price of public issue, IPO or FPO. Instead of setting a fixed price, the issuer sets a price band, floor price, and a cap price, and institutional investors and of often retail investors place bid for the share at different price within that band. बेसिकली हमें बताया जा रहा है कि एक अपर लेवल सेट किया जाता है और एक लोअर लेवल सेट किया जाता है कि इसके बीच में हमारी जो पैसा है वो शेयर का प्राइस मूव करेगा। जैसे कि हम लोग ऑनलाइन अभी स्टॉक मार्केट पे देख सकते हैं क्या कैसे किसी को, जो इन्वेस्टर्स हैं वो कैसे पैसा
प्राइस शेयर का प्राइस ऊपर नीचे होता है। प्रोसेस क्या होता है इसका? जब पहला होता है प्राइस बैंड अनाउंसमेंट, द इशूअर एंड लीड मैनेजर अनाउंस अ प्राइस बैंड दैट इज 100 और 100 एंड 110 पर शेयर। यानी कि लीड मैनेजर जो अनाउंस करवाता है वो प्राइस बैंड तैयार करता है 100 और 110 का जो प्राइस बैंड है पर शेयर के बारे में एग्जांपल दिया जा रहा है। उसके बाद होता है बिड प्लेसमेंट, इन्वेस्टर सबमिट देयर बिड्स। इन्वेस्टर्स जो होते हैं बड़े बड़े जो नंबर ऑफ शेयर परचेज करना चाहते हैं वो अपना एक लेवल सेट करते हैं कि मुझे इतना के पास प्राइस मैं तैयार हूँ लेने के लिए, वो उसको बोलते हैं बिड प्लेसमेंट। फिर होता है बुक क्रिएशन और बिड्स, बेसिकली इन्वेस्टर्स काफ़ी सारे होते हैं तो काफ़ी सारे बिड आती है। ऑल बिड्स आर कलेक्टेड इन एन ऑर्डर बुक, दिस बुक प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू डिमांड एट डिफरेंट प्राइस लेवल। जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई का सीन है यहाँ पे कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जब एक साथ अपने बिड करते हैं कि अलग अलग लेवल पे, तो एक डिमांड सेट हो जाती है कि डिफरेंट प्राइस लेवल पे किस प्राइस लेवल पे सबसे ज़्यादा डिमांड आ रही है उसके ऊपर। फिर डिस्कवरी होती है, प्राइस डिस्कवरी। आफ्टर द बिडिंग पीरियड typically 3 to 5 days, the lead manager is in consultation with the issuer determines the final cut-off price based on the demand in the book. The cut-off price is the price of at which the maximum number of shares can be sold. यहाँ पे बेसिकली जब सबसे ज़्यादा लेवल पे सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स तैयार होते हैं कि मुझे इस नंबर पे, लेट सपोज मान लो कि 105 पे तैयार हुए, मेजर जो इन्वेस्टर्स को चाहिए कि 105 पे चाहिए, तो फिर जो प्राइस डिस्कवरी होगी वो 105 के हिसाब से होगी ताकि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर्स ऑफ शेयर सोल्ड हो सके। तो उसका आता है अलॉटमेंट। शेयर जैसे अलॉट सोल्ड होते हैं फिर शेयर्स को क्या किया जाता है, अलॉट कर दिया जाता है इन्वेस्टर्स को कट ऑफ प्राइस के हिसाब से। इसका एडवांटेज क्या होता है बुक बिल्डिंग का? बुक बिल्डिंग का एडवांटेज होता है कि इफेक्टिव प्राइस डिस्कवरी, एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी, डिस्कवरिंग अ फेयर मार्केट प्राइस बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। ऐसा नहीं है कि फिक्स कर दिया कि इतना में खरीदना है तो खरीदो, कि पत्थर के लगे, ऐसा बात नहीं होता। क्योंकि ये मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई की बेसिस पे होती है, इसलिए वो उसका जो प्राइस होता है वो फेयर मार्केट प्राइस होता है। तो यहाँ पर सेकेंड एडवांटेज है फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द इशूअर इन प्राइसिंग द इशू। इशू करने के बाद लिए जो इशूअर को फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि उसको कितने प्राइस पे इशू करना है, उसको कोई फिक्स नहीं रहता कि मुझे 103 पे ही करना है, 104 पे करना है। वो अपने हिसाब से चेंज कर सकता है कि कितने पे डिमांड आ रहा है, उस हिसाब से वो फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से अपना प्राइस डिसाइड करके इशू कर सकता है। उसके बाद आता है रिड्यूस रिस्क, लोअर द रिस्क ऑफ अनप्राइसिंग और ओवर प्राइसिंग द इशू। सपोज अगर कंपनी ने कर दिया कि 150 पे मैं बेचना चाहती हूँ, बेचूंगी, बट कोई खरीदने की तैयार नहीं, तो उनके पास एक रिस्क है कि ओवर प्राइस हो गया। तो ये बुक बिल्डिंग रिस्क मैनेजमेंट करने में भी हेल्प करता है, रिस्क को कम करता है। इसके बाद हम सेकंड पे आते हैं कि आगे क्या है। एक अगला टॉपिक, अगला एडवांटेज है मार्केट फीडबैक, प्रोवाइड्स रियल टाइम फीडबैक ऑन इन्वेस्टर्स डिमांड। रियल टाइम में इन्वेस्टर्स को क्या डिमांड है उसके बारे में मार्केट बताता है। बुक बिल्डिंग से ये फ़ायदा होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ग्रीन शू ऑप्शन क्या होता है। ग्रीन शू ऑप्शन के बारे में क्वेश्चन आते हैं, देख सकते हैं ग्रीन शू ऑप्शन क्या होता है। ग्रीन शू ऑप्शन का मतलब दूसरा नाम है ओवर अलॉटमेंट ऑप्शन। द ग्रीन शू ऑप्शन इज अ क्लॉज इन एन underwriting agreement that allows the lead manager or syndicate of underwriters to sell up to additional 50% in India as per SEBI of the shares initially offered in a public issue if there is strong demand। यहाँ पे बेसिकली बताया जा रहा है ग्रीन शॉप शू ऑप्शन का मतलब ग्रीन को एज अ अच्छा बताया, पॉजिटिव देखा जाता है ग्रीन को। तो यहाँ पे ग्रीन शू ऑप्शन का मतलब ये है कि जब डिमांड बहुत ज़्यादा होती है तो लीड मैनेजर के पास एक, हाँ ये क्या कहते हैं, ऑप्शन रहता है कि वो 15% एडिशनल शेयर्स को जो इनिशियली पब्लिक इशू में ऑफर हुए थे उससे 15% बढ़ा करके इशू कर सकता है ताकि उसकी अलॉटमेंट ज़्यादा कर सके। ओवर अलॉटमेंट नाम ही है, ओवर अलॉटमेंट ऑप्शन। तो यहाँ पे आता है पर्पस क्या होता है इसका ग्रीन ऑप्शन का। तो प्राइस स्टेबलाइजेशन, प्राइमरली यूज टू स्टेबलाइज द शेयर प्राइस post listing। If the share price falls below the issue price, the lead manager can buy back shares from the market using the funds from the over allotment, thus provide support to the share price। बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्राइस स्टेबलाइजेशन करने में हेल्प करता है। क्या होता है कि कभी कभी जब इशू होने के बाद जब पोस्ट लिस्टिंग हो जाती है, लिस्टिंग होने के बाद अगर प्राइस फॉल करती है
तो फिर जो शेयर्स की प्राइस अगर फॉल करती है तो लीड मैनेजर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने ही शेयर को वापस बायबैक कर लेते हैं, जो किससे, कौन से फंड से, जो उन्होंने ओवर अलॉटमेंट करके या ग्रीन शू ऑप्शन तो अपने एक्सरसाइज करके लाए होते हैं, उसी फंड्स को यूज करके वो शेयर्स को वापस बाय बैक कर लेते हैं, जिससे उनकी शेयर प्राइस सपोर्ट मिलता है, मेंटेन रहता है। उसके बाद है मीट एक्सेस डिमांड, अलाउ द इशूअर टू कैपिटलाइज ऑन स्ट्रॉन्ग डिमांड बाय सेलिंग मोर शेयर्स देन ओरिजिनली प्लान्ड। मीट एक्सेस डिमांड भी मीट करने में हेल्प करता है। कैसे वो हेल्प करता है कि कैपिटलाइज, ये इशूअर्स को कैपिटलाइज करता है, पैसा हेल्प करता है कि पैसा और वो रेज कर सकते हैं बाय इशूइंग मोर शेयर्स देन ओरिजिनली प्लान्ड। उसके बाद आता है मैकेनिज्म, क्या होता है इसका। द इशूअर लैंड शेयर्स टू द लीड मैनेजर फॉर ओवर अलॉटमेंट। इशूअर्स जो होते हैं, कंपनीज जो होती है, वो लीड मैनेजर को अपने शेयर्स लेंड कर देती है ताकि वो ओवरऑल अलॉटमेंट कर सके। इफ द स्टॉक परफॉर्म well and stayed above the issue price, the manager exercises an option to buy additional shares from the market or its promoters at the issue price to cover the short position created by over allotment. बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो स्टॉक अगर अच्छे से परफॉर्म कर गया और अपनी इशू प्राइस से ऊपर ही रहा, तो फिर क्या करते हैं कि लीड मैनेजर क्या करते हैं, exercise an option to buy additional shares from the company at the issue price to cover the short position created by the, यहाँ पे कि ओवर अलॉटमेंट के कारण जो शॉर्ट पोजीशन क्रिएट हो जाती है, तो वो लीड मैनेजर क्या करते हैं, वो एडिशनल शेयर्स को बाय कर लेते हैं कंपनी से ताकि वो शॉर्ट पोजीशन क्रिएट हुई है ओवर अलॉटमेंट के कारण वो कवर हो सके। उसके बाद आता है इफ द स्टॉक प्राइस फॉल्स, द लीड मैनेजर बाय शेयर्स फ्रॉम द ओपन मार्केट टू कवर द शॉर्ट पोजीशन, देयरबाय सपोर्टिंग द प्राइस। तो बेसिकली ऊपर में क्या था, इससे पहले जो पॉइंट में हमने पढ़ा वहाँ पे था कि लीड मैनेजर क्या करता है कि प्राइस, ये शेयर इशू प्राइस जो है वो मेंटेन रह गया, तो कंपनी से जो ओवर अलॉटमेंट के नाम पे जो शेयर्स खरीद लेता है, और अगर प्राइस गिर गया तो मार्केट से शेयर्स खरीद लेता है ताकि वो प्राइस मेंटेन रहे, प्राइस ना गिरे, ना ज़्यादा ऊपर ना जाए और ज़्यादा गिरे भी नहीं, इसलिए लीड मैनेजर ये हेल्प करता है। फिर आता है रेगुलेशंस। इन इंडिया सेबी रेगुलेशन परमिट द ग्रीन शो ऑप्शन अप टू 10% ऑफ द टोटल इशू साइज एक्सरसाइजेबल विद इन 13 डेज ऑफ लिस्टिंग। 13 डेज के अंदर अंदर आप चाहें तो इंडिया में सेबी ने रेगुलेशन परमिट कर रखा है कि ग्रीन शो ऑप्शन 15% ऑफ द टोटल इशू साइज के हिसाब से एक्सरसाइज कर सकते हैं 13 डेज के अंदर। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे, जिसका नाम है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिकली ये होता है कि जो कंपनीज क्या करती है, कंपनीज को अपने ही शेयर्स को किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स के पास बेचना होता है, तो उनको सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स को देना होता है, ग्रुप को देना होता है, तो वो डायरेक्टली मार्केट के थ्रू ना जा करके डायरेक्टली इन्वेस्टर्स के पास जाती है, उसको कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेटली जा रही है इसलिए। प्राइवेट प्लेसमेंट इज एन ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज बाय अ कंपनी टू अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स, एग्जांपल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स रेदर देन टू जनरल पब्लिक। जैसे बताया, मार्केट में ना उतर के ये पर्टिकुलरली किसी इंडिविजुअल के पास जाते हैं या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं। फिर प्राइवेट प्लेसमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, तो लिमिटेड इन्वेस्टर्स बेस, क्योंकि ये प्राइवेटली प्लेस हुआ है तो इनका जो इन्वेस्टर्स बेस होता है वो बहुत लिमिटेड होता है, बहुत छोटा होता है। टिपिकली इन्वॉल्व स्मॉल नंबर ऑफ प्री आइडेंटिकल इन्वेस्टर, इनके जो इन्वेस्टर होते हैं जिनके पास से इनको रेज करना होता है कैपिटल, ये पहले से प्री आइडेंटिफाइड रहता है कि मुझे इन्हीं से रेज करना है। फिर लेस रेगुलेटरी स्क्रूटनी रिक्वायर्स प्योर रेगुलेशन डिस्क्लोजर एंड कंप्लायंस कंपेयर टू पब्लिक इशू। पब्लिक इशू में बहुत एक कॉमन पब्लिक का पैसा यूज हो रहा है, जबकि इसमें एक इन्वेस्टर्स का पैसा यूज हो रहा है, तो यहाँ पे रेगुलेटर्स जो कंप्लायंस है वो इन कंपेयर टू पब्लिक इशू यहाँ पे कम रहते हैं। उसके बाद आता है क्विकर प्रोसेस, क्योंकि ये प्राइवेट प्लेसमेंट है तो इसमें ज़्यादा हमें ये प्रोस्पेक्टिव इशू करने की उतना डिटेल चीज़ में जाने की जरूरत नहीं होती, ये बहुत फास्ट होता है, क्योंकि पब्लिक को मार्केटिंग नहीं करनी है, ये डायरेक्टली हमें इन्वेस्टर्स के पास आना है, वो खरीदें तो खरीदेंगे, नहीं खरीदा तो नहीं खरीदेंगे, तो इसलिए फास्ट और लेस एक्सपेंसिव होता है इन रिस्पेक्ट टू पब्लिक इशू। फिर नेगोशिएटेड टर्म्स, द टर्म ऑफ द इशू आर टिपिकली नेगोशिएटेड डायरेक्टली बिटवीन द इशू एंड द इन्वेस्टर्स। यहाँ पे डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट नहीं आता, यहाँ पे डायरेक्टली इन्वेस्टर्स जो जिसको खरीदना है और इशूअर्स जिनको बेचना है वो डायरेक्टली आमने सामने रह करके नेगोशिएशन
तो बातें करते हैं। फिर उसके बाद आता है लिमिटेड लिक्विडिटी। लिक्विडिटी बहुत लिमिटेड रहती है क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलरली प्राइवेट प्लेसमेंट हो रहा है, तो जनरली लिक्विड नहीं रहता है। दे आर नॉट पब्लिकली ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज इमीडिएटली। फिर होता है क्योंकि प्राइवेटली प्लेस्ड है तो ये तुरंत की तुरंत लिक्विड नहीं कर सकते आप इसको, कोई पर्टिकुलर पर्सन से मिलना होता है, कुछ कंप्लायंस होती है, उसको मेंटेन करेंगे, फुलफिल करेंगे, तभी आप इसको बेच सकते हैं। फिर किस टाइप के प्राइवेट प्लेसमेंट होते हैं, तो इसमें बताया गया है 2 टाइप के होते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट और दूसरा है प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल फंडिंग। तो पहला बढ़ते हैं, इन इंडिया देयर इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट वेयर लिस्टेड कंपनी इशू shares or convertible securities to qualified institutional buyers without a full public offer. It's a faster way for listed companies to raise equity. हमें बताया गया कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट में क्या होता है कि इंडिया में कुछ प्राइवेट प्लेसमेंट, स्पेसिफिक टाइप की प्राइवेट प्लेसमेंट बनाई गई है वेयर लिस्टेड कंपनी कैन इशू शेयर्स और कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। कुछ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं जिनके पास कंपनीज जाकर के डायरेक्टली प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है इंस्टेड ऑफ पूरा पब्लिक प्लेस ऑफरिंग करने की जगह, और ये फास्टर वे होता है अपनी इक्विटी रेस करने का। फिर सेकंड है प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल फंडिंग। इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल फर्म्स इनटू प्राइवेट कंपनीज ऑफन इन एक्सचेंज फॉर इक्विटी। डायरेक्टली वो लोग प्राइवेट कंपनी के पास जाते हैं ताकि वो डायरेक्टली अपना कैपिटल रेज कर सकें, यहाँ पे ये बताएंगे। इसके बाद हम अगला पॉइंट है प्रोफेशनल अलॉटमेंट। A professional allotment is an issue of shares or convertible securities by a company to selected groups of individuals or entities whether they are existing shareholders or not at a predetermined price. This is typically done to specific investors like promoters, institutional investors or a strategic partner. यहाँ पे बताया गया कि प्रोफेशनल अलॉटमेंट क्या होता है कि इसमें allotment is an issue of shares or convertible securities by a company to a specific group of individuals. Specific group of individuals को ये जब शेयर्स इशू किए जाते हैं, प्रिफरेशनल प्रेफर करते हैं ना हम चीज़ों को, तो वही प्रिफरेशनल अलॉटमेंट होता है। whether they are existing shareholders or not, वो एग्जिस्टिंग हो भी सकते नहीं भी हो सकते, बट एक प्री डिटरमाइंड प्राइस के ऊपर ही ये क्या है, दिस स्टिपुलेटेड डन टू स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स लाइक प्रमोटर्स के पास जाकर के इशू करना, ये चीज़ें बात आती है। इसका जो मेन की फीचर होता है वो होता है सिलेक्टेड ग्रुप्स। ये ग्रुप सिलेक्टेड होते हैं, शेयर्स आर ऑफन ओनली टू आइडेंटिफाइड पर्सन। यहाँ पे जो पर्सन होते हैं आइडेंटिफाइड होते हैं कि इन्हीं के पास, इन्हीं से लेना है, इन्हीं को अलॉट करना है। फिर होता है प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। द प्राइस इज ऑफन डिटरमाइंड बेस्ड ऑन सेबी गाइडलाइंस के बेसिस पर डिटरमाइन हो चुकी होती है। एग्जांपल रहता है कि एवरेज ऑफ हाईली वीकली हाई एंड लो क्लोजिंग प्राइस ऑफ सर्टेन पीरियड, ऐसा मतलब कोई भी गाइडलाइंस के ऊपर डिसाइड करके प्राइस डिटरमाइन कर दिया जाता है। फिर अगला है शेयर होल्डर्स अप्रूवल। रिक्वायर्स स्पेसिफिक रिजोल्यूशन 75% मेजोरिटी फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स अप्रूवल चाहिए होता है। यहाँ पे की फीचर क्या होता है इसका कि रिक्वायर्स स्पेशल रेजोल्यूशन में होता है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो 75% मेजोरिटी में जब वो अगर वोट कास्ट करते हैं अपनी, ये एक्सेप्टेंस देते हैं, एग्री होते हैं, तभी ये चीज़ें अप्रूव्ड होती है। तो ये इसी की फीचर में आता है। उसके आता है कि लॉक इन पीरियड। शेयर इशूड थ्रू प्रोफेशनल अलॉटमेंट ऑफन केम विद अ लॉक इन पीरियड इन मीनिंग दे कैन नॉट बी सोल्ड इमीडिएटली। जो भी ये प्रिफरेशनल अलॉटमेंट होता है वो जिनको भी किया जाता है, जिन भी ग्रुप्स को किया जाता है, उनको एक लॉक इन पीरियड के साथ ही किया जाता है कि वो उस पीरियड के अंदर अंदर शेयर्स को सोल्ड नहीं कर सकते, उस पीरियड के बाद ही कर सकते हैं। और अगला पॉइंट आता है तो फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि नो पब्लिक ऑफरिंग, इट बाईपासेस द पब्लिक इशू प्रोसेस। यानी कि प्रोफेशनल अलॉटमेंट में हमें पब्लिक इशू नहीं करना पड़ता, ये बाईपास कर जाता है, ये वाला प्रोसेस स्किप हो जाता है। अब पर्पस क्या है इसका, टू रेज कैपिटल फ्रॉम स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स, ब्रिंग इन स्ट्रेटेजिक पार्टनर और कंसोलिडेट पार्ट प्रमोटर्स होल्डिंग।
प्रमोटर्स की होल्डिंग को कंसोलिडेट कर देना हेल्प करता है इसमें। या फिर स्ट्रेटेजिक पार्टनर लाना कि कौन मेरे हमारे कंपनी के लिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर कौन हो सकता है उसके बारे में, या फिर स्पेसिफिक इन्वेस्टर से कैपिटल रेज करने में ये हेल्प करता है। उसके बाद हम जानेंगे कि अगला पॉइंट है राइट इशू। अगला टाइप ऑफ इशू है राइट इशू, और राइट इशू इज एन इन्विटेशन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू परचेज एडिशनल न्यू शेयर्स इन द कंपनी। बेसिकली राइट इशू का मतलब क्या होता है कि जब कंपनीज क्या करती है, अपनी कुछ शेयर्स को पब्लिक में इशू करने जा रही होती है, तो उससे पहले वो ऑप्शन देती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कि आप चाहें तो हमारे न्यू शेयर्स को बाय कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। द शेयर्स कैन ऑफर in proportional to their existing share holding, usually at a discounted price compared to current market price। हाँ, बेसिकली जो मार्केट में उतरने वाला प्राइस होता है उससे थोड़ा कम वैल्यू पे या डिस्काउंटेड वैल्यू पे शेयर होल्डर्स के पास ऑप्शन रहता है कि वो चाहे तो वो अपने जो न्यू शेयर्स हैं वो उनको खरीद सकते हैं। अब इसका की फीचर क्या होता है, की फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ओनली, यहाँ पे खाली करंट शेयर होल्डर्स के लिए ही एलिजिबिलिटी होती है कि वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है प्रोपोर्शनेट ऑफर। वो प्रोपोर्शन में ऑफर करते हैं, ये ऐसा नहीं है कि एक पूरा पूरा 100 के 100 शेयर किसी पर्टिकुलर को दे दिया, ऐसा नहीं। अगर उसने पहले से 5 शेयर होल्ड कर रखे हैं तो उसको एक नया शेयर परचेज करने का चांस रहता है। ऐसा मतलब एग्जांपल दिया जा रहा है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शेयर ऑलरेडी हेल्ड। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ऑलरेडी हेल्ड। फिर अगला पॉइंट आता है डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंटेड प्राइस का मतलब हो गया कि प्राइस लोअर देन द प्रिवेलिंग मार्केट, जो मार्केट में उतरने वाला है उससे लोअर प्राइस पे। रिनंशिएशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिनंशिएशन क्या होता है। राइट इशू में क्या होता है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, वो चाहें तो जो उनके पास एक राइट है मिला है कि वो वापस से नए शेयर्स खरीद सकते हैं डिस्काउंटेड प्राइस पे, वो चाहे तो ये अपना जो राइट है, उनकी जो ये हक अधिकार मिला है, ये चाहे तो वो बेच सकते हैं बाहर रैंडम किसी भी पर्सन को। शेयर होल्डर्स कैन चूज टू सब्सक्राइब और नॉट सब्सक्राइब और रिनाउंस देयर राइट्स इन फेवर ऑफ समवन एल्स इफ शेयर्स आर ट्रेडेबल। फिर आता है नो डाइल्यूशन फॉर पार्टिसिपेटिंग शेयर होल्डर्स who subscribe maintain their proportional ownership in the company। ऐसा नहीं होता है कि उनकी जो ये शेयर होल्डर्स की जो स्टेक है वो कम हो जाती है, ऐसा नहीं होता। वो उतने पे ही मेंटेन रहती है, प्रोपोर्शन उनका कंपनी में उतना ही रहता है। अब उसका पर्पस क्या होता है राइट इशू का, टू रेज कैपिटल विदाउट डाइल्यूटिंग द ओनरशिप स्टेक ऑफ पार्टिसिपेटिंग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। इट ऑफन seen as a shareholders friendly way to raise capital। ये शेयर होल्डर्स जो एग्जिस्टिंग है उनके लिए फ्रेंडली वे होता है कि वो चाहें तो अपने जो उनके पास एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उसमें ही वो अपनी जो प्रोपोर्शन में है, जिस प्रोपोर्शन लाइक अगर 100 शेयर्स की कंपनी जिसमें 5 शेयर एक्स पर्सन के पास है, तो कंपनी उसको अगर 20 और इशू कर रही है तो कंपनी उसको भी कुछ एक शेयर का ऑप्शन देती है ताकि उसके पास भी एक उसी रेशियो में शेयर बने जिस रेशियो में उसके पास पहले से थे, उसी रेशियो में शेयर रह जाए, प्रोपोर्शन उसका सेम रह जाए। ठीक है। फिर अगला पॉइंट आता है बोनस इशू। अगला इशू का टाइप है बोनस इशू। बोनस इशू और स्टॉक डिविडेंड इज द इशुएंस ऑफ फ्री एडिशनल शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स बाय कन्वर्टिंग द कंपनीज रेवेन्यू इनटू शेयर कैपिटल। नो मनी इज कलेक्टेड फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। बेसिकली बोनस इशू का मतलब ही नाम ही है, बोनस में दिया गया शेयर। तो इसमें क्या होता है कि जो कंपनीज के पास कंपनीज के पास क्या होता है कि जो पैसे आते हैं वो प्रॉफिट होता है, तो वो कंपनीज क्या करती है कि अपने शेयर होल्डर्स को एज अ बोनस की तरह शेयर्स बना करके दे देती है। तो ये उनसे उनकी कोई वो शेयर होल्डर से वो पैसे कलेक्ट नहीं करते, वो उनके लिए फ्री शेयर एडिशनल शेयर होल्डर्स फ्री होते हैं वो एडिशनल शेयर्स। इसका जो की फीचर होता है वो है फ्री शेयर्स है। शेयर होल्डर जो एग्जिस्टिंग है उनको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती, विदाउट एनी पेमेंट। इसका अगला की फीचर आता है फ्रॉम रिजर्व्स। फ्रॉम रिजर्व का मतलब है कि फंडेड बाय द कंपनीज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व, शेयर प्रीमियम अकाउंट, जनरल रिजर्व। ये बेसिकली वहाँ से दिए जाते हैं, उन जगह से फंडेड किए जाते हैं जहाँ पे पैसा कंपनी के साथ बहुत सारा एक्यूमुलेट होके रखा रहता है। फिर प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अगला की फीचर है प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। इशू इन प्रोपोर्शन टू एग्जिस्टिंग शेयर्स, यानी कि
किसी के पास एक शेयर है तो उसको एक ही शेयर मिलेगा, एक बोनस शेयर, या फिर 10 एग्जिस्टिंग शेयर पे एक बोनस शेयर मिल सकता है, ऐसा मतलब एक प्रोपोर्शन डिसाइड कर दिया गया। नो चेंज इन नेटवर्थ, इसका जो नेटवर्थ है कंपनी पर्सन की या कंपनी की, वो चेंज नहीं होती, कंपनी ओवरऑल नेटवर्थ रिमेन अनचेंज। हाँ होगी भी, क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिट है वो एज ए प्रॉफिट को ही हम शेयर होल्डर्स को दे देते हैं इन अदर वे, कि उनको कंपनी में उनका एक बोनस शेयर बढ़ गया है। यहाँ से हम रिजर्व एंड सरप्लस चीज़ें निकाल करके खाली शेयर होल्डर्स फंड में डाल देते हैं, और कोई डिफरेंस नहीं होता, कोई चेंज नेटवर्थ में नहीं आता। लोअर ईपीएस फुल फेस वैल्यू पोस्ट स्प्लिट, यहाँ इसका कहने का मतलब है कि जो अर्निंग पर शेयर होता है, ईपीएस होता है, वो डाइल्यूट हो जाता है नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ने के कारण, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर जैसे ही बढ़ते हैं तो बोनस इशू होने के कारण नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, जिससे ईपीएस गिर जाता है। द मार्केट प्राइस पर शेयर टिपिकली एडजस्टेड डाउनवर्ड प्रोपोर्शनली, उसी हिसाब से जो मार्केट प्राइस होता है पर शेयर, वो भी अपने उसी हिसाब से प्रोपोर्शनल के हिसाब से डाउनवर्ड एडजस्ट हो जाता है। उसके बाद आता है इंक्रीज लिक्विडिटी, अ लार्ज हायर नंबर ऑफ शेयर्स एट अ लोअर पर शेयर प्राइस कैन इंक्रीज मार्केटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी, ये बोनस शेयर्स इशू होने के कारण लिक्विडिटी बढ़ जाती है। तो इसका पर्पस क्या होता है? द पर्पस टू रिवॉर्ड शेयर होल्डर्स, सिग्नल financial strength, makes shares more affordable for small investors and capitalize accumulated profit। बेसिकली जो इसका मेन पर्पस होता है वो शेयर होल्डर्स को एक तोहफा रिवॉर्ड देने का काम करता है, एक दिखाता है कि हमारे पास पैसे हैं, कंपनी का स्ट्रेंथ है, अच्छी स्ट्रेंथ है, वो सिग्नल है उसका। फिर स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं, चूँकि शेयर्स की वैल्यू बढ़ गए हैं, शेयर्स बढ़ गए हैं, नंबर्स बढ़ गए हैं और वैल्यू कम हो गई है, तो स्मॉल इन्वेस्टर्स भी शेयर्स खरीद सकते हैं। और उसके अलावा फिर और कंपनी क्या करती है कि अपने प्रॉफिट को जो होती है वो कैपिटलाइज करा देती है उससे। ये हो गया इसका पर्पस। अगला पॉइंट आता है डिपॉजिटरी रिसीट। अगला जो इशू है वो होता है डिपॉजिटरी रिसीट। डिपॉजिटरी रिसीट्स आर negotiable financial instruments issued by banks that represent shares offered foreign company। बेसिकली जो फॉरेन कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उनको जब इंडिया में इशू करना है, या इंडिया के जो शेयर्स हैं उनको फॉरेन में इशू करना है, तो किसके थ्रू होते हैं? वो बीच में एक मीडियोकर आता है जिसका नाम होता है डिपॉजिटरी रिसीट्स। दे अलाउ इन्वेस्टर्स इन वन कंट्री टू इन्वेस्ट इन कंपनीज लिस्टेड ऑन एक्सचेंज इन अदर कंट्रीज विदाउट हैविंग टू ट्रेड डायरेक्टली इन द फॉरेन मार्केट। डायरेक्टली फॉरेन मार्केट ट्रेड करने की जगह पे वो डिपॉजिटरी रिसीट्स के थ्रू काम कर लेते हैं। मैकेनिज्म क्या होता है? फॉरेन कंपनी डिपॉजिट्स इट्स शेयर्स विद द कस्टोडियन बैंक इन इट्स होम कंट्री। तो क्या होता है कि कंपनीज क्या करती है, अपने जहाँ पे वो है, जैसे इंडिया में है, तो इंडिया की जो कंपनी है वो अपने यहाँ जो कस्टोडियन बैंक है उसके पास अपने शेयर्स को डिपॉजिट करती है। और फिर जो कस्टोडियन बैंक इन्फॉर्म्स द डिपॉजिटरी बैंक इन द इन्वेस्टर्स कंपनी, लाइक यूएसए फॉर एडीआर एंड इंडिया फॉर आईडीआर। आईडीआर मतलब इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, एंड यूएस एडीआर मतलब अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। तो वहाँ पे जो वो डिपॉजिटरी बैंक्स रिसीट्स होती है, वहाँ पे वो इन्फॉर्म करते हैं, और फिर डिपॉजिटरी बैंक्स क्या करते हैं कि डिपॉजिटरी रिसीट्स को इन्वेस्टर्स को इशू करते हैं, विच which with each depository receipts representing a certain number of underlying foreign shares। हर एक जो डिपॉजिटरी रिसीट्स होती है वो एक फॉरेन शेयर्स को अंडरले करती है। उसके बाद जो अगला पॉइंट होता है, दिस डीआर्स आर देन ट्रेडेड ऑन लोकल स्टॉक एक्सचेंज। फिर डिपॉजिटरी रिसीट्स जो होती है वो लोकल स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड करने लग जाती है। अब आते हैं अगला कि इसके टाइप्स क्या होते हैं, किन किन टाइप के डिपॉजिटरी रिसीट्स होती है। पहला हो गया एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, जो कि यूएस मार्केट में इशू होती है और नॉन यूएस के लिए रिप्रेजेंट्स करती है शेयर को। इसके बाद आता है जीडीआर। जीडीआर का मतलब होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। तो इशू इन मार्केट आउटसाइड यूएस एंड द इशूअर home country। Example, London, Luxembourg, representing shares of a non-domestic country। Global depository receipts,
अपनी होम कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री में जाकर डिपॉजिटरी रिसीट देना ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स के अंदर आता है। फिर इसके बाद आता है इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स आईडीआर, इशू इन इंडिया रिप्रेजेंटिंग शेयर्स ऑफ अ नॉन इंडियन कंपनी लिस्टेड ऑन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज स्टैंडर्ड चार्टर्ड आईडीआर। कहने का मतलब कि इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स में क्या होता है कि जो बाहर की जो कंट्री है, बाहर की जो कंपनीज है, वो क्या करते हैं कि अब वहाँ के जो कस्टोडियन बैंक्स होते हैं वहाँ पे अपने शेयर्स देती है कस्टोडियन बैंक्स, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट से बात करते हैं और फिर वो इंडिया में आकर के अपने शेयर्स को इशू कराते हैं इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में। ये हो गया आइडिया। अब इसमें एडवांटेज क्या क्या होता है डिपॉजिटरी रिसीट का? इजियर एक्सेस, अलाउ इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन फॉरेन कंपनी विदाउट डीलिंग विद फॉरेन एक्सचेंज। चूँकि इंडिया और मतलब अलग अलग कंट्रीज़ में फॉरेन एक्सचेंज का भी एक होता है कि यहाँ का प्राइस कम कम होना, वहाँ का बढ़ जाना, तो ये दिक्कत आती है। तो इससे बचने के लिए ये डायरेक्टली एक लिंकेज काम करती है या फिर बाईपास कर देती है वो प्रोसेस को, फॉरेन एक्सचेंज वाले प्रोसेस को, और डायरेक्टली कंपनीज के शेयर के साथ डील करती है, ना कि बीच का जो एक प्रोसेस वो फॉरेन मार्केट या फॉरेन एक्सचेंज की जो रेगुलेशन है उसको स्किप करके। फिर क्या दूसरा एडवांटेज क्या है? लिक्विडिटी, दे आर ट्रेडेड लोकली ऑफरिंग बेटर लिक्विडिटी। ठीक है, लोकली होती है तो वो लिक्विडिटी बेटर मेंटेन करने में हेल्प करती है। डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरनेशनल पोर्टफोलियोज डाइवर्सिफिकेशन, इंटरनेशनल बेसिस पे आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्स कर सकते हैं, ये बताया गया। विजिबिलिटी, इंक्रीज द फॉरेन कंपनीज विजिबिलिटी एंड एक्सेस टू इंटरनेशनल कैपिटल। यहाँ बताया जा रहा है कि इंक्रीज द फॉरेन कंपनीज विजिबिलिटी, फॉरेन में जो कंपनीज है वो उसको इंडिया में कैसे विजिबल, कौन कौन सी कंपनीज हैं उसके बारे में विजिबिलिटी बताई जा रही है, और फॉरेन इंटरनेशनल कैपिटल का एक्सेस दिया जाता है कि वर्ल्ड लेवल पे आप अपने शेयर्स को बेच करके कैपिटल उठा सकते हैं। फिर अगला जो प्रोसेस आता है वो आता है अगला जो पॉइंट आता है वो आता है प्रोसेस ऑफ इशू मैनेजमेंट, कि इशू मैनेजमेंट का प्रोसेस कैसे फॉलो होता है। इशू मैनेजमेंट रेफर्स टू द एंटायर प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अ पब्लिक इशू IPO FPO to the market from the initial decision to raise capital to the listing of securities on the stock exchange। स्टॉक एक्सचेंज में कैसे कैसे इशू करने की प्रोसेस होती है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो अब यहाँ पहला आता है कि प्री इशू फेज, इशू होने से पहले का फेज क्या होता है? डिसीजन टू गो पब्लिक रेज कैपिटल, पहले डिसाइड करना होता है कंपनी को कि उसको पब्लिक में रेज करना है कि नहीं करना है। कंपनी डिसाइड ऑन द नीड ऑफ फंड्स, द अमाउंट एंड द टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज टू बी इशू, क्या कौन कौन से टाइप की सिक्योरिटीज उसको इशू करनी है, उसको जाना है कि नहीं जाना पब्लिक में, उससे ना बताया जा रहा है। इसके बाद आता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ लीड मैनेजर, पहले कंपनी डिसाइड कर लेगी उसके बाद वो अपॉइंट करेगी लीड मैनेजर को, कि selection of investment bank merchant bankers to manage the issue, that is this is a critical decision। बेसिकली जो हमने पहले यूनिट में पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स क्या करते हैं कि वो कंपनीज की इशू करने में हेल्प करते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं कि इशू मैनेजमेंट क्या होता है, कि जो प्रोसेस होता है इशू मैनेजमेंट कराने का, वो क्या करते हैं कंपनीज को अपने एक लीड मैनेजर को डिसाइड करना पड़ता है कि कौन मेरा लीड करेगा, जिससे उसकी फैसिलिटेट होती है कि वो कैसे अपनी चीज़ों को इशू करेगी। उसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ सिंडिकेट, सिंडिकेट मतलब लीड मैनेजर फॉर्म्स ऑफ सिंडिकेट ऑफ को मैनेजर एंड अंडरराइटर्स। जो लीड मैनेजर होते हैं बैंक इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं, अंडरराइटर्स को एक ग्रुप बनवाते हैं कि कौन कौन तैयार है खरीदने के लिए, को मैनेजर्स कौन कौन होंगे, ये चीज़ें बताइए। फिर इसके बाद आता है अपॉइंटमेंट ऑफ अदर इंटरमीडिएरीज, अदर जो और भी इंटरमीडिएरीज होती है बीच की बीच में आते हैं, उनका अपॉइंटमेंट होता है। जैसे रजिस्ट्रार टू द इशू करने के लिए रजिस्ट्रार की बहुत नीड होती है, फिर बैंकर्स की नीड होती है इशू करने के लिए, लीगल एडवाइजर्स की नीड होती है, ऑडिटर्स की नीड होती है कि सही से काम हो नहीं हो, मतलब जो जो बीच में हेल्प कराते हैं इशू करने में, उन सब की अपॉइंटमेंट की जाती है। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को कॉन्टेक्ट किया जाता है। फिर इसके बाद आता है ड्यू डिलिजेंस, दो इन्वेस्टिगेशन, डिलिजेंस का मतलब होता है तो कंप्लायंस फॉलो करना होता है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल लीगल स्टैंडिंग, बिजनेस मॉडल, management and the industry by lead manager and other advisory, this is ensure accuracy and competence of disclosure। यहाँ पे diligence का मतलब ये है कि compliance को fulfill करना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे ये जो
कंपनीज को जो उनको अपना शेयर इशू करने होते हैं, उनको सारे के सारे जो लीगल कंप्लायंस है वो पूरे करने होते हैं, सारे डिस्क्लोजर मेंटेन कंप्लीट करने होते हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है। फिर होता है कि अपने रेडी हेयरिंग प्रोस्पेक्टस को प्रिपेयर करना, प्रिपरेशन ऑफ रेडी हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, कंप्लीशन ऑफ ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी एंड इशू इनटू DRHP, सारी की सारी डिटेल्स को अपने रेडी हेयरिंग प्रोस्पेक्टस के अंदर डालना, फिर फाइल कर देना उसको सेबी के साथ, DRHP विद सेबी, सबमिशन ऑफ DRHP टू सेबी फॉर रिव्यू एंड ऑब्जर्वेशन। सेबी उसको अलाउड करता है एड्रेसिंग सेबी ऑब्जर्वेशन, द लीड मैनेजर एंड द कंपनी रिस्पॉन्ड टू सेबीज क्वेरी एंड मेक नेसेसरी अमेंडमेंट्स टू DRHP, मतलब जो भी उस प्रोस्पेक्टस के अंदर दिक्कतें हैं उनको एड्रेस करना और फिर उनको ठीक करके वापस से सेबी के हिसाब से ठीक कर दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या है कि रोड शो और इन्वेस्टर्स मीटिंग ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल होता है। इन्वेस्टर्स की जो मीटिंग होती है कि पोटेंशियल इन्वेस्टर्स कौन खरीदने के तैयार है, किसको इंटरेस्ट है उस खरीदने में, और क्या फीडबैक है उनका, ये ऑप्शनल स्टेप होता है एक इशू करने का। फिर आता है मार्केटिंग है इन्वेस्टर्स एजुकेशन। अब इसके बाद जो आता है वो मार्केटिंग का आता है कि मार्केटिंग अपने जो इशू, अपने शेयर्स और सिक्योरिटीज़ की मार्केटिंग करना ताकि लोग खरीदें उसको, लोग जाने। ठीक है, तो ये हो गया प्रोसेस। अब इसके बाद आता है कि सेकंड प्रोसेस जो ये हो गया, इसके अभी तो जो होने वो था प्री इशू प्रोसेस। अब आता है इशू ओपनिंग एंड बिडिंग फेज, फाइलिंग ऑफ रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस विद आरओसी के साथ दो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस होता है उसको फाइल करना होता है। वंस द सभी ऑब्जर्वेशन आर क्लियर, द RHP विदाउट फाइनल क्वालिटी, फाइनल प्राइस एंड क्वांटिटी इज फिल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। बेसिकली जो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस जो हमने यूनिट 1 में ही पढ़ा था कि क्या होता है, इसमें आपका फाइनल प्राइस और क्वांटिटी डिसाइडेड नहीं होता है, एक बैंड डिसाइड करके दिया जाता है और उसी बेसिस के ऊपर बनता है। तो यहाँ पे भी बताया गया कि कैसे इस फील्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी विदाउट फाइनल प्राइस एंड क्वांटिटी, और उसके आता है अनाउंसमेंट ऑफ प्राइस बैंड। अब बताते हैं प्राइस बैंड क्या होगा। बुक बिल्डिंग, जो भी हमने ऊपर पढ़ा कि बुक बिल्डिंग एक रेंज बना देना उसके अंदर, द प्राइस रेंज फॉर बिड्स इज अनाउंस। उसके बाद आता है कि इशू ओपन। अब इन्वेस्टर्स के पास ऑप्शन रहता है कि वो कितने प्राइस पर खरीदना चाहते हैं, तो डिफरेंट चैनल्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ब्रोकर्स के थ्रू ये इशू ओपन कर दिया जाता है। फिर फेज होता है बुक बिल्डिंग का, जो प्रोसेस होता है इफ एप्लीकेबल बिड्स आर कलेक्टेड एंड द ऑर्डर बुक इज बिल्ड। कितने पे खरीदने चाह रहे हैं इन्वेस्टर्स, वो जो भी हमने ऊपर बुक बिल्डिंग के प्रोसेस में पढ़ा था। अब आता है फिक्सेशन ऑफ कट ऑफ प्राइस बेस्ड ऑन द बुक, द फाइनल इशू प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द कंपनी इन द कंसल्टेशन विद द लीड मैनेजर। एक कट ऑफ प्राइस डिसाइड करके फिक्स कर दिया जाता है, इसका वही बताया गया फिक्सेशन ऑफ कट ऑफ प्राइस। फाइलिंग ऑफ फाइनल प्रोस्पेक्टस विद सेबी एंड ROC, जो फाइनल प्रोस्पेक्टस होता है इसमें इशू प्राइस का एक जो बैंड होता है वो डिसाइड करके सेबी और ROC के साथ फाइल करने को ही कहा गया है। फिर आ रहा है, तो ये हो गया कि इशू ओपनिंग एंड बिडिंग फेज वाला जो फेज है, ये सेकेंड फेज बीच वाला। अब इसके बाद आता है पोस्ट इशू प्राइस या पोस्ट इशू फेज के बारे में बताया जा रहा है। तो पोस्ट इशू फेज में क्या क्या होता है, फाइनलाइजेशन ऑफ बिड बेसिस ऑफ allotment, the registrar to the issue price, issue the registrar to the issue process application and determines the basis on which shares will be allotted to different investors categories। बेसिकली हमें बताया गया कि जो अलॉटमेंट होता है शेयर्स का, वो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको उनके बेसिस के ऊपर, उनके एप्लीकेशन के बेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देने को कहा गया। फिर होता है अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, शेयर्स आर अलॉटेड टू सक्सेसफुल एप्लीकेंट, जिन्होंने पूरा फुल पेमेंट किया होता है उनके पास शेयर और सिक्योरिटीज को अलॉट कर देने को बात की गई है। फिर आता है रिफंड अनब्लॉकिंग ऑफ फंड्स, जो कि पैसे लोगों ने दिए थे कंपनीज को एप्लीकेशन में, और जो अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट्स रह गए जिन्होंने मतलब पूरा कंप्लीट नहीं किया या फिर एक्सेस अमाउंट आ गया, उसको मनी को रिफंड कर देने को ही कहा गया है कि रिफंड ऑफ अनब्लॉकिंग, रिफंड और अनब्लॉकिंग ऑफ फंड्स, पहले ब्लॉक करके रखते हैं और फिर अनब्लॉक कर दिया जाता है। इन ASBA अकाउंट, ASBA अकाउंट का मतलब होता है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट।
बेसिकली इसका नाम से ही हम समझ सकते हैं कि जो एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट है, कि एक अमाउंट जो एप्लीकेशन के थ्रू मिला कि आप मेरा बुक कर लीजिए, मैं लेना चाहता हूँ बट मैं फिर वो लेते नहीं है, तो वो फिर अनब्लॉक करके इस अकाउंट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। फिर उसका आता है क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट। ये पूरा प्रोसेस बताया गया है कि इस अब पैसा आने के बाद, सिक्योरिटीज अलॉट होने के बाद, जो उनके शेयर्स होते हैं उनको उनके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर देना। अलॉटमेंट शेयर आर क्रेडिटेड टू इन्वेस्टर्स डीमेट अकाउंट। जो इन्वेस्टर का डीमेट अकाउंट होता है उसके अंदर उनके शेयर्स को अलॉट कर दिया जाता है। तो ये पोस्ट इशू फेज। अब इसमें और दो तीन पॉइंट है, जिसमें से पहला पॉइंट है लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज। जब क्रेडिट ये जो उनके शेयर्स हैं इन्वेस्टर्स के, वो क्रेडिट हो जाते हैं, उसके बाद उनके जो शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कर दिया जाता है। द फाइनल स्टेप वेदर द शेयर्स आर एडमिटेड फॉर ट्रेडिंग ऑन द डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने शेयर्स को डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज लाइक एनएससी बीएससी पे ट्रेड कर सके, ये बताया गया। इसके बाद आता है पोस्ट लिस्टिंग स्टेबलाइजेशन इफ ग्रीन शो ऑप्शन एक्सरसाइज। जो हमने ऊपर पढ़ा था ग्रीन शो ऑप्शन की एक हायर 15% ऊपर जाकर के खरीद सकते हैं लीड मैनेजर, तो वो लीड मैनेजर यहाँ पे अपना वो ऑप्शन एक्सरसाइज करता है। लीड मैनेजर में एंगेज इन स्टेबलाइजेशन एक्टिविटीज। ठीक है। इसके बाद आता है पोस्ट इशू कंप्लायंस। पोस्ट इशू कंप्लायंस में ऑनगोइंग डिस्क्लोजर रिपोर्ट्स टू सेबी एंड इन्वेस्टर ग्रीवियंस रिड्रेसल। इन्वेस्टर को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका रिड्रेस करना, फिर जो भी डिस्क्लोजर मेंटेन करने होते हैं, सेबी को देना होता है रिपोर्ट्स, उनके बारे में बताया गया। इसके बाद हम देख सकते हैं कि लीड मैनेजर की ड्यूटीज़ क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है लीड मैनेजर की। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आते रहते हैं, तो इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। यहाँ पे लिखा गया कि लीड मैनेजर ऑल्सो नोन एज मर्चेंट बैंकर्स और बुक रनिंग लीड मैनेजर BRLMS in India are the primary financial institutions responsible for managing the entire public issue process। बेसिकली बताया जाए जो लीड मैनेजर होते हैं वो पूरे जो पब्लिक इशू का जो मेजर पर्सन जो निभाते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो लीड मैनेजर्स ही होते हैं। देयर रोल इज सेंट्रल एंड क्रिटिकल। उनका जो रोल होता है वो बहुत सेंट्रल होता है, मतलब उनका मुख्य रोल होता है उस चीज़ में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्रिटिकल रोल होता है। उनकी जो ड्यूटीज़ हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। हाँ तो ड्यूटीज़ एंड हाँ तो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है लीड मैनेजर की, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ड्यू डिलीजेंस का मतलब होता है कंप्लायंस करना अपनी चीज़ों के बारे में। कंडक्टिंग कॉम्प्रिहेंसिव ड्यू डिलीजेंस ऑन द इशूअर कंपनी टू इंश्योर द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट RHP और प्रोस्पेक्टस। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो उनकी एक्यूरेसी है DRHP या मतलब रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस की जो एक्यूरेसी है उसके बारे में बताया गया कि उनकी जो एक्यूरेसी वो मेंटेन होनी चाहिए, उसमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में बताया जा रहा है। फिर वेरीफाइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लीगल कंप्लायंस, बिजनेस ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट क्रेडेंशियल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई उनको करना पड़ता है, इनको लीड मैनेजर्स की बात हो रही है यहाँ पे कि उनको क्या क्या करना है। उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना है, लीगल कंप्लायंस मेंटेन करनी है, बिजनेस ऑपरेशंस देखना है, इन सब के बारे में बताया जा रहा है। इंश्योरिंग कंप्लायंस विद सेबी ICDR रेगुलेशंस एंड अदर एप्लीकेबल लॉज, जो लॉज हैं उनको मेंटेन करना है, उनके कंप्लायंस को फुलफिल करना है। स्ट्रक्चरिंग द इशू को स्ट्रक्चर करना होता है, कैसे करते हैं। एडवाइजिंग द इशू ऑन द मोस्ट सुटेबल टाइप ऑफ इशू, कौन से टाइप की इशू को उनको करना चाहिए, IPO लाना चाहिए, FPO लाना चाहिए, राइट इशू करना चाहिए और बोनस इशू करना चाहिए। जो हमने ऊपर पढ़ा उनके बारे में बताया जा रहा है कि कौन से इशू उनके लिए बेस्ट रहेगा स्ट्रक्चर करना। फिर डिटरमाइनिंग द इशू साइज, सो ऑफर स्ट्रक्चर एंड पोटेंशियल वैल्यूएशन रेंज। वैल्यूएशन की रेंज क्या होनी चाहिए, क्या इशू साइज होना चाहिए, इस बारे में स्ट्रक्चर करने को भी काम लीड मैनेजर ही करते हैं। उसके बाद आता है सजेस्टिंग द एप्रोप्रिएट प्राइसिंग मैकेनिज्म, फिक्स प्राइस वर्सेस बुक बिल्डिंग। कहने का मतलब है यहाँ पे ये है कि कौन सा प्राइस मैकेनिज्म उनके लिए बेटर रहेगा, फिक्स प्राइस निकाल के रख देना या फिर बुक बिल्डिंग करना कि एक प्राइस रेंज या प्राइस बैंड डिसाइड कर देना, उसके बीच में इन्वेस्टर अपने हिसाब से चेक कर लेंगे। तो ये स्ट्रक्चर होता है कि कैसे उनको इशू करना चाहिए, स्ट्रक्चरिंग द इशू। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंटेशन।
डॉक्यूमेंटेशन में कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लीड मैनेजर की ड्राफ्टिंग एंड फाइनलाइजिंग द ऑफर डॉक्यूमेंट, DRHP RHP कंप्लाइंस विद सेबी रेगुलेशन, सेबी के रेगुलेशन के हिसाब से जो उनकी ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस या फिर रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस है, इनको कंप्लायंस करने को ही डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताया जा रहा है। इंश्योरिंग ऑल मैंडेटरी डिस्क्लोजर आर मेड, सारे जो मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स हैं उन सबको कंप्लीट करना होता है। फिर फाइलिंग द डॉक्यूमेंटेशन विद सेबी एंड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, सारे जो डॉक्यूमेंटेशन हैं उनको सेबी और ROC के साथ फाइलिंग करना का भी काम लीड मैनेजर का ही होता है। और फिर आता है रेगुलेटरी लियासेंस, इंटरेक्टिंग विद सेबी टू ऑब्टेन ऑब्जर्वेशंस एंड अप्रूवल। कहने का मतलब है कि जो भी ये सेबी है उसके साथ जो बातें करना कि उनको कोई जो दिक्कतें आ रही है, मतलब प्रोस्पेक्टस में कोई गलती तो नहीं करी है हमने, कोई इन्फॉर्मेशन रह तो नहीं गई, उसके बारे में कंप्लीट करना। इंटरेक्टिंग सेबी, उनकी अप्रूवल लेना सेबी का, ये काम लीड मैनेजर का ही होता है। उसके बाद उसके बाद दूसरा क्या है उसमें कि एड्रेसिंग सेबीज क्वेरी एंड इंश्योरिंग ऑल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आर मेट, सारे जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो सारे फुलफिल होने चाहिए, ये भी काम लीड मैनेजर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सिंडिकेट फॉर्मेशन, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि सिंडिकेट फॉर्मेशन का काम भी लीड मैनेजर का ही होता है। असेंबलिंग अ सिंडिकेट ऑफ को लीड मैनेजर एंड अंडरराइटर्स टू डिस्ट्रीब्यूट द इशू एंड शेयर रिस्क। फिर आता है मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम लीड मैनेजर का ही होता है। डेवलपिंग द स्ट्रेटेजी, मार्केट स्ट्रेटेजी फॉर द इशू, ऑर्गेनाइजिंग रोड शोज एंड इन्वेस्टर मीटअप टू जनरेट इंटरेस्ट अमॉन्ग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ताकि वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो इशू जो हम कर रहे हैं वो बाय करें इनके शेयर्स को, ये काम भी इसी का ही होता है। लीड मैनेजर मैनेजिंग द बिडिंग प्रोसेस, बुक बिल्डिंग में जो प्रोसेस होता है उसका भी जो मैनेज करना होता है प्रोसेस को, वो भी लीड मैनेजर ही करते हैं। फिर प्राइसिंग एंड अलॉटमेंट इन बुक बिल्डिंग, एडवाइजिंग द इशूअर ऑन द फाइनल इशू प्राइस बेस्ड ऑन मार्केट डिमांड के हिसाब से जो फाइनल प्राइस होता है इशू का उसको डिसाइड करने का काम क्या करते हैं। फिर ओवरसीइंग द अलॉटमेंट प्रोसेस विद द रजिस्ट्रार टू द इशू, ये वही वाला प्रोसेस है ग्रीन शू ऑप्शन प्रोसेस, जिसमें वो रजिस्ट्रार के साथ ओवर अलॉटमेंट का काम कंप्लीट करते हैं। फिर पोस्ट इशू रिस्पॉन्सिबिलिटी, monitoring the issues performance post listing, stabilizing stabilization of activities, यहाँ पे आया ग्रीन शो ऑप्शन इज एक्सरसाइज, इंश्योरिंग टाइमली रिफंड्स एंड क्रेडिट ऑफ शेयर्स को टाइमली क्रेडिट हो जाने चाहिए। एड्रेसिंग द इन्वेस्टर ग्रीवियंस पोस्ट इशू, इन्वेस्टर को कोई दिक्कत समस्या परेशानी तकलीफ व्यथा कष्ट तो नहीं आ रहा, वो भी काम लीड मैनेजर का ही होता है। फिर कंप्लायंस एंड लीगल एस्पेक्ट, सारे जो लीगल एस्पेक्ट हैं उनको मेंटेन करने का काम भी लीड मैनेजर का ही होता है। इंश्योरिंग ऑल लीगल रेगुलेटरी फॉर्मेलिटीज थ्रू आउट द इशू प्रोसेस आर स्ट्रिक्टली एडहीर्ड टू, प्रोवाइडिंग लीगल कंफर्ट एंड इंश्योरिंग नो मिसस्टेटमेंट और ओमिशन इन द ऑफर डॉक्यूमेंट, कोई भी ऑफर डॉक्यूमेंट में कोई मिसस्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, ये सब काम लीड मैनेजर का ही होता है। इसके बाद आता है कि अगला कौन है, अंडरराइटिंग। अंडरराइटिंग का कॉन्सेप्ट क्या हो, उसकी टाइप्स क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरराइटिंग के बारे में हम पढ़ते हैं। अंडरराइटिंग इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इशू मैनेजमेंट इन इज अ रिस्क शेयरिंग अरेंजमेंट वेयर एन investment bank, the underwriters guarantee the sale of certain number of securities bonds issued by a company. If the public subscription falls short of the guaranteed amount, the underwriters agrees to buy the unsubscribed portion, thereby ensuring the issuers receive the committed capital। यहाँ पे कहा गया है कि जो अंडरराइटिंग का काम होता है वो क्या होता है कि एक गारंटी प्रोवाइड करते हैं कंपनीज को, ताकि when investment bank guarantees the sale of certain number of securities issued by a company, और अगर वो जो सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं होता है तो फिर जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स होती है, जो अंडरराइटर्स होते हैं, वो खुद ही जो अनसब्सक्राइब पोर्शन होता है उसको परचेज करने का काम करते हैं। ये काम होता है अंडरराइटर्स का। फिर आता है अगला जो काम होता है
प्राइमरी पर्पस क्या है, तो प्रोवाइड एश्योरेंस टू द इशूज दैट द एंटायर इशू विल बी सब्सक्राइब, thus रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ अनसब्सक्रिप्शन। इनका मेजर काम ही यही होता है कि जो अनसब्सक्राइब पोर्शन है उसको सब्सक्राइब करना, और जो रिस्क है कि अनसब्सक्रिप्शन रह जाएगा उसको राइट ऑफ करना, हटा देना। फिर कंपनसेशन, underwriters are compensated with an underwriting commission or percentage of issue size for taking on this risk। उनको एक कमीशन प्रोवाइड किया जाता है, अंडरराइटिंग कमीशन दिया जाता है अंडरराइटर्स को, एक परसेंटेज होता है इशू प्राइस का कि वो रिस्क बेयर कर रहे हैं कि अगर कंपनी का अनसब्सक्राइब रह गया तो फिर वो खुद सब्सक्राइब करेंगे उन चीज़ को। ओके, अब पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ अंडरराइटर्स कौन कौन हो रहे हैं। टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग, फर्म कमिटमेंट अंडरराइटिंग कॉन्सेप्ट है इसका। द अंडरराइटर्स और सिंडिकेट एग्रीज टू बाय द एंटायर इशू फ्रॉम issuer irrespective of whether they can resell it to public, they effectively purchase the shares and then resell them। बेसिकली फर्म्स क्या करती है, बड़ी बड़ी फर्म्स क्या करती है कि अंडरराइटिंग कमिटमेंट कर लेती है कंपनी के साथ, और फिर वो चाहती है और डायरेक्टली पूरा का पूरा इंटायर इशू ही बाय करने के लिए कर लेती है। वो चाहे हो सकता है वो आगे बेचे भी पब्लिक को या ना भी बेचे, ऐसा भी हो सकता है। तो फर्म्स कुछ ये भी करती है। उनके साथ रिस्क क्या होता है उनमें कि हाईएस्ट रिस्क फॉर अंडरराइटर्स एज दे बियर द एंटायर मार्केट रिस्क ऑफ द इशू नॉट सेलिंग। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जब कंपनी इशू करती है तो फर्म्स क्या करती है, उनकी पूरी इशू को, मतलब इंटायर इशू को खुद ही खरीदती है और फिर वो जाकर के मार्केट में बेचती है। तो जो एक रिस्क होता है फर्म्स के पास कि क्या चांस रहता है कि अगर मार्केट में पब्लिक ने उसको नहीं खरीदा तो पूरा पूरा उनका लॉस जाएगा, तो ये रिस्क रहता है। और फिर इसी में बेनिफिट क्या रहता है कि guaranteed the issuer the full amount of capital desired regardless of market demand। तो इनका ये प्रॉफिट बेनिफिट ये रहता है फर्म्स के पास कि वो मार्केट डिमांड के हिसाब से नहीं, बट अपने एक सर्टेन कैपिटल के हिसाब से वो बोलती है कि मुझे इतना में ही खरीदना है। वो उन पे वो मार्केट डिमांड वाला, डिमांड सप्लाई वाला काम नहीं करता है। फिर कॉमन क्या है इसमें, मोस्ट लार्ज पब्लिक इशू वेयर सर्टेनिटी ऑफ फंड इज क्रूशल। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो लार्ज पब्लिक इशू होती है वह जहाँ पर फंडिंग जो होती है क्रूशल होती है, वहाँ पे ये हेल्प करता है। फिर बेस्ट एफर्ट अंडरराइटिंग कॉन्सेप्ट है इसका। द अंडरराइटिंग agrees to put in their best effort to sell the securities to the public. They do not guarantee the sale of the entire issue. If they cannot sell all the shares, the unsold share are returned to the issuer। बेसिकली यहाँ पे हेल्प कराते हैं। बेस्ट एफर्ट अंडरराइटिंग में क्या होता है कि जो फर्म्स होती है वो ट्राई करती है कि आप अंडरराइटर्स जो होते हैं वो ट्राई करते हैं कि आप अपना बेस्ट एफर्ट देते हैं आपकी सिक्योरिटीज़ को पब्लिक में बेचने का, और बट वो कोई गारंटी नहीं देते कि मैं आपको पूरा एंटायर इशू सेल करवा ही पाऊंगा, ये वो गारंटी नहीं देते। और जो वो नहीं करवा पाते वो वापस से इशूअर को वापस कर देते हैं। रिस्क इनमें लो होता है क्योंकि पूरा इनको कुछ खरीदना नहीं होता, तो अंडरराइटर्स का रिस्क लो होता है और इशूअर का रिस्क हाई होता है। यहाँ पे इशूअर को क्या बेनिफिट है कि जो अंडरराइटिंग फी होती है वो लोअर होती है इन रिस्पेक्ट टू फर्म्स कमिटमेंट अंडरराइटिंग में, क्योंकि वहाँ पे उनको पूरा ही एक मोटा अमाउंट देना पड़ जाता है। फिर यहाँ पे कॉमन क्या है, स्मॉलर इशू, लेस स्टेबलाइज्ड कंपनी और इश्यूज वेयर मार्केट डिमांड इज अनसर्टेन। यहाँ पे क्या होता है कि स्मॉल इशू होते हैं, कंपनी जो अभी स्टेबलाइज अच्छे से नहीं हुई है वो कंपनीज इशू आती है, बेस्ट एफर्ट के करवाती है अपने, ये होता है। फिर अगला पॉइंट है टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग में स्टैंड बाय अंडरराइटिंग, जिसका मतलब है कि दिस टाइप ऑफ टिपिकल यूज इज राइट इशू। जो राइट इशू हमने ऊपर पढ़ा था उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है ये उसमें काम आता है, ये वाला अंडरराइटिंग उसमें काम आता है। अंडरराइटर एग्रीज टू बाय एनी शेयर नॉट सब्सक्राइब बाय एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन अ राइट इशू। बेसिकली रिनाउंस कर, जो हमने ऊपर पढ़ा था रिनाउंस कर देते हैं, तो वैसे ही काइंड ऑफ ऐसा ही है। रिनाउंस नहीं करके यहाँ पे अंडरराइटर्स खुद बाय कर लेते हैं कोई भी नंबर ऑफ शेयर्स जो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से बाय नहीं किया होता है।
फिर इसमें जो रिस्क होता है वो मॉडरेट रिस्क होता है अंडरराइटर्स का, एज द एक्सटेंट ऑफ अनसब्सक्राइब शेयर्स इज अनसर्टेन, क्योंकि अनसब्सक्राइब जो शेयर्स होते हैं, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर सब्सक्राइब नहीं करते, वो अनसर्टेन होता है, वो कितना भी हो सकता है, तो अंडरराइटर्स का रिस्क मॉडरेट होता है। बेनिफिट फॉर द इशूअर्स तो यहाँ पे क्या है कि जो इशूज को, जो कंपनीज है उनको क्या बेनिफिट है, तो इंश्योर द राइट इशू इज फुल्ली सब्सक्राइब गारंटिंग द कैपिटल। तो फायदा क्या होता है कंपनीज को कि उनका जो शेयर्स होते हैं वो फुल्ली सब्सक्राइब होंगे ही, ये उनके पास गारंटी रहती है। और फिर इसका जो कॉमन है वो क्या है, राइट इशू ही कॉमन होता है। फिर इसका आता है सिंडिकेट अंडरराइटिंग। सिंडिकेट अंडरराइटिंग का मतलब हो गया कि अ ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक्स, जिसमें एक ग्रुप बनाते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स का, जो कि अंडरराइट्स एंड इशू पूलिंग देयर रिसोर्सेज एंड शेयरिंग द रिस्क रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंक एक साथ आते हैं, अंडरराइटिंग कमीशन का फॉर्मेशन होता है, फिर वो क्या कहते अपने रिसोर्स को पुल करते हैं, मतलब एक जगह कॉमन करते हैं, फिर उस रिस्क से उस रिसोर्स से फिर वो परचेज करते हैं, और फिर जो रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो आपस में डिवाइड कर लेते हैं। ये हो गया सिंडिकेट अंडरराइटिंग का। इसमें बेनिफिट क्या होता है, अलाउइंग द अंडरराइटर्स ऑफ वेरी लार्ज issues, diversified risk and broader distribution reach. The lead manager typically forms and manage the syndicate. तो lead manager जो हमने ऊपर पढ़ा था कि उसका काम ये भी होता है, syndicate formation में भी हेल्प करता है। तो यही पे वो syndicate formation की बात हो रही है। तो हम अगला देखते हैं कि अगला पॉइंट है इशू मैनेजमेंट इंटरमीडिएरीज। तो इशू मैनेजमेंट में जो इंटरमीडिएरीज का काम होता है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पब्लिक इशू रिक्वायर्स द कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स ऑफ वेरियस स्पेशलाइज्ड इंटरमीडिएट्स ईच प्लेइंग अ क्रूशियल रोल। ठीक है, तो पहला आता है लीड मैनेजर। कौन कौन से इंटरमीडिएट्स होती हैं, तो इशू और इन्वेस्टर्स और इशूअर्स के बीच में इंटरमीडिएट्स कौन कौन सी होती है, तो पहले आती है लीड मैनेजर। इशूअर्स जाता है लीड मैनेजर्स या मर्चेंट बैंकर्स के पास। हमने वो ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुका है कि कैसे वो ओवरऑल मैनेज करता है। ठीक है, उसके बाद आता है रजिस्ट्रार का काम आता है, रजिस्ट्रार टू द इशू। रोल क्या होता है, मैनेज ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, अलॉटमेंट एंड रिफंड। सारे के सारे एप्लीकेशन प्रोसेस का, अलॉटमेंट का और रिफंड का काम रजिस्ट्रार का ही होता है। फिर उसके बाद आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या देता है रजिस्ट्रार, रिसीविंग एप्लीकेशंस, वेरीफाइंग फॉर्म्स, प्रोसेसिंग रिफंड, प्रिपेयरिंग द बेसिस ऑफ allotment, sending allotment letters and facilitating क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट अकाउंट। बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि जो एक रजिस्ट्रार होता है उसका काम यही होता है कि जितने भी एप्लीकेशंस आ रहे हैं उनको लेना, उनको प्रोसेस करना, उनको फॉर्म्स वेरीफाई करना कि सही से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, फिर उसके बाद सारे अलॉटमेंट बेसिस तैयार करना, सारा का सारा लेटर्स भेजना, फिर जितने भी शेयर्स परचेज हो गए हैं उनको डीमेट अकाउंट में क्रेडिट करवाने का काम रजिस्ट्रार का होता है। फिर आता है बैंकर्स का रोल। बैंकर्स टू द इशू। रोल क्या होता है, कलेक्टिंग एप्लीकेशन मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स। ऊपर हमने क्या बोला, रिसीविंग एप्लीकेशन। यहाँ पे रजिस्ट्रार एप्लीकेशन मनी नहीं रिसीव करता है, एप्लीकेशन को रिसीव करता है। बैंक्स क्या करते हैं, बैंकर्स क्या करते हैं, वो एप्लीकेशन मनी को रिसीव करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है बैंकर्स की, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कलेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड फंड्स फिजिकली, और ASB जो हमने पढ़ा कि एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अकाउंट, ब्लॉकिंग फंड इन इन्वेस्टर्स अकाउंट एंड अनब्लॉकिंग ट्रांसफरिंग फंड पोस्ट अलॉटमेंट। ठीक है, तो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है सारे के सारे एप्लीकेशंस के पैसे इकट्ठा करना, जो भी एप्लीकेशंस रह गए हैं या फिर अनब्लॉक है, ब्लॉक्ड है एप्लीकेशंस है, उन सब के पैसे को इकट्ठा करके वापस करना और रिफंड करना, ये सब काम बैंकर्स का होता है। उसके बाद आता है अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स का क्या काम होता है, जो कि हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ा अंडरराइटर्स वाले में, कि वो जो बचे हुए शेयर्स होते हैं या सिक्योरिटीज होते हैं उनको सब्सक्राइब करने में गारंटी देते हैं अंडरराइटर्स। उसका पढ़ते हैं सिंडिकेट। सिंडिकेट मेंबर्स और ब्रोकर्स। रोल क्या होता है इनका, वो भी हमने वही ऊपर पढ़ा था कि ऑथराइज टू कलेक्ट एप्लीकेशंस एंड डिस्ट्रीब्यूट द इशू टू देयर क्लाइंट्स। क्लाइंट्स को पूरे के पूरे डिस्ट्रीब्यूट करना। जो एक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशनल बैंक्स का ग्रुप तैयार होता है, फिर वो क्या करते हैं कि अपने पूल करते हैं रिसोर्स को, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है शेयर करते हैं। तो वही बताया गया कि यहाँ पे भी क्या है कि एप्लीकेशन कलेक्ट करना, डिस्ट्रीब्यूट टू द इशू टू देयर क्लाइंट्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, एक्टिंग एज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉर द इशू।
इशू के लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की तरह एक्ट करना होता है। फिर आते हैं लीगल एडवाइजरीज, जो क्या इनका रोल क्या होता है, प्रोवाइड लीगल ओपिनियन एंड इंश्योर कंप्लायंस विद ऑल रिलेवेंट लॉज, एग्जांपल कंपनीज एक्ट, सेबी रेगुलेशन, कॉन्ट्रैक्ट लॉ एक्सवाइजेड। मतलब बताया गया कि ये इंटरमीडिएरीज में एक लीगल एडवाइजर्स का एडवाइजरी का भी काम आता है, कि बताने में कि आपने कौन से कंप्लायंस पूरी किए हैं, नहीं किए हैं तो उनको वापस पूरी करवाने में ये काम होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट को चेक करना कि सही से काम कर रहे हैं, कि सही डॉक्यूमेंट फुल है कि नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन दी गई है कि नहीं दी गई है, ड्राफ्टिंग जो प्रोस्पेक्टस ड्राफ्ट किया है वो सही से हुआ है कि नहीं हुआ है, एडवाइजिंग ऑन लीगल रिस्क, सारी चीज़ों को, और लीगली जो भी चीज़ें आती हैं वो लीगल एडवाइजर्स बताते हैं। फिर उसके बाद अगले जो इंटरमीडिएट आते हैं उनका नाम है ऑडिटर। ऑडिटर्स क्या करते हैं कि क्लियरिफाई द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट जो कि रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस था, उसके अंदर जो फाइनेंशियल अपने स्टेटमेंट्स हैं उनको डालने का काम डलाए, और वो सही डिटेल्ड है कि नहीं है, वो गलत तो नहीं है, ये काम ऑडिटर्स का होता है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इंश्योरिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट एंड कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ सारे के सारे जो बैलेंस शीट बनी है, आपके जो नोट्स और तो अकाउंट्स बने हैं, कैश फ्लो है, वो सब कुछ सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ मैच करते कि नहीं करते, ये काम भी ऑडिटर्स का ही होता है। फिर उसके बाद आते हैं इंटरमीडिएट्स में एडवर्टाइजिंग एजेंसी हैंडल द प्रमोशन। रोल क्या होता है इनका, प्रमोशनल हैंडल करना है, एडवर्टाइजिंग एस्पेक्ट ऑफ द इशू। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिज़ाइन करना होता है कि कैसे मार्केटिंग कैंपेन की जाए ताकि इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होए और इशू होए, इन्फॉर्म होए उन्हें, ये काम एडवर्टाइजिंग एजेंसीज का होता है। फिर उसके बाद आता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फॉर डेट इशू। इनका काम, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मतलब हो गया कि हमारी जो क्रेडिट है वो कैसी है, सही है कि नहीं है, उसके बारे में बताना। फिर इसमें आते हैं, इनका रोल क्या होता है, असाइन क्रेडिट रेटिंग टू डेट इंस्ट्रूमेंट्स इंडिकेटिंग द इशूअर्स क्रेडिट वर्दीनेस, कि इशूअर्स की जो क्रेडिट वर्दीनेस है में, मतलब जो कंपनी इशू कर रही है वो क्या सही में अपने लोग पैसे देने लायक है कि नहीं है, उनके शेयर्स खरीदने लायक है कि नहीं, या फिर उनको डेट खरीदने लायक है कि नहीं है, ये बताया। ये काम होता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का। इनका इंपॉर्टेंस क्या होता है, हेल्प्स इन्वेस्टर्स असेस द रिस्क एसोसिएटेड विद इन्वेस्टिंग इन द बॉन्ड्स। बेसिकली यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि डेट जो इशू करते हैं उनके बाद कही जा रही है कि जो कंपनी अपनी डेट इशू करती है वो ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं है, एक इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये बताने का काम कौन करती है, कुछ एजेंसीज होती हैं वो करती है, ये अलग, ये ऐसे अपना रोल प्ले करती है। फिर हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे डीमेट अकाउंट का। डीमेट अकाउंट का कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंस क्या है, हम ये जानते हैं। डीमेट अकाउंट का मतलब होता है एक डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट इज एन अकाउंट दैट होल्ड्स शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म रेदर देन इन फिजिकल पेपर सर्टिफिकेशन। बेसिकली जो हमारे अभी प्रेजेंट टाइम में जो हम फ़ोन के अंदर अपने सिक्योर अलग अलग शेयर्स होल्ड करते हैं कंपनीज के, कि तो वो ही डीमेट फॉर्म में है, हमारे पास कोई फिजिकल फॉर्म तो होता नहीं है, हमारे पास जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं, तो वही डीमेट अकाउंट के बारे में बताया गया है। फिर मैकेनिज्म, व्हेन यू बाय शेयर्स दे आर क्रेडिटेड टू योर डीमेट अकाउंट, व्हेन यू सेल दे आर डेबिटेड। सीधी सी बात है, हम जब खरीदते हैं तो हमारे अकाउंट में आता है शेयर्स, जब हम बेचते हैं तो हमारे अकाउंट से डेबिट हो जाता है। मैकेनिज्म यही है, सीधी सी नॉर्मल से मैकेनिज्म है। ओपन विद डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, DP, which is an agent of depository like NSDL और CDSL in India. DP can be bank, broker और financial institution। जैसे कि आजकल हमारे बहुत सारे DPs हैं, हमारे को नाम नहीं पता है DPs का, कि उनको DP कहते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कहते हैं, बट वो DP है। जैसे जीरोधा है, फिर स्टॉकेज है, फिर आपका क्या कहते हैं ये ग्रो है, फिर एंजल ब्रोकिंग है, ये सब DPs के काम होते हैं। और ये क्या करते हैं कि ये अपने एक एजेंट के काम करते हैं। एजेंट किसका एजेंट, तो जो डिपॉजिटरी है इंडिया में, और वो डिपॉजिटरी दो है डिपॉजिटरी इंडिया में, एक है NSDL और एक है CDSL। तो ये जो DPs होती है, कोई बैंक्स हो सकते हैं, ब्रोकर्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें हम पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या होता है डीमेट अकाउंट का। तो डीमेट अकाउंट रिवॉल्यूशन द द एडवेंट ऑफ
डीमेट अकाउंट रिवॉल्यूशनाइज सिक्योरिटी इन ट्रेडिंग। हमें पता है कि कितना इजी हो गया आजकल के टाइम पे कि खाली एक कुछ क्लिक से हम किसी भी बड़ी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं। तो एलिमिनेशन ऑफ फिजिकल सर्टिफिकेशन, कोई फिजिकल सर्टिफिकेशन है नहीं तो कोई रिस्क नहीं रहता कि उनका डैमेज हो जाने या खोने का, कोई रिस्क खत्म हो गया। और एसोसिएटेड विद होल्डिंग फिजिकल शेयर्स, कोई आग लगने का डर नहीं है, चोरी होने का डर नहीं, कोई गंदे होने का, वेस्ट हो जाने का कोई डर खत्म, ये सारे डर खत्म हो गए। उसके बाद नो फोर्जरी। पहले क्या होता था कि जो शेयर्स होल्ड थे, ये जो फिजिकल फॉर्म में सर्टिफिकेट्स होते हैं वो हो सकते थे फोर्ज कर दिए जाए, उसको कॉपी कर लिया जाए। बट चूंकि ये डिजिटल फॉर्म में है तो इनको कॉपी करना चांस ही नहीं है, मतलब कैसे करेगा कोई। तो रिड्यूस द रिस्क ऑफ फंडामेंटल फ्रॉडलेंट शेयर्स ट्रांसफर। ठीक है, फिर आता है ट्रेडिंग फास्टर एंड इजियर ट्रेडिंग। बहुत इजी हो गया है, कुछ क्लिक से काम हो रहा है। इंस्टेंट ट्रेडिंग, इंस्टेंट ट्रांसफर, सिक्योरिटीज कैन बी ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिकली इंस्टेंटली, फैसिलिटेटिंग क्विक बाइंग एंड सेलिंग। तुरंत के तुरंत बाय होता है, तुरंत शेयर हो सेल होता है। वही बताया गया है। रिड्यूस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ट्रांजेक्शन कॉस्ट बहुत रिड्यूस हो गया है क्योंकि पहले पेपर्स थे तो पेपर्स परचेज करो, फिर बीच में ब्रोकर को पैसे दो, फिर सबको एक मोटा ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगता था। बट चूंकि कुछ खाली प्लेटफॉर्म हो गया हमारे पास तो बहुत लोअर स्टैम्प ड्यूटी हो गई है, अदर चार्जेस भी कम हो गए हैं फिजिकल ट्रांसफर के कंपेयर में। इसके बाद आता है इनहेंस लिक्विडिटी, इजियर ट्रेडिंग लीड्स टू हाई लिक्विडिटी इन द मार्केट। मार्केट में अगर जैसे हमारे पास बहुत इजी वे में हम लोग ट्रेडिंग कर पा रहे हैं तो मार्केट में भी बहुत इजी वे में पैसा आ रहा है, पैसा चला रहा है, तो लिक्विड हो गया, बहुत फास्ट काम हो रहा है। लिक्विडिटी के बाद क्या आ गया, ये कहा गया। फिर उसके बाद आता है कन्वीनियंस, ऑल सिक्योरिटीज होल्डिंग्स आर concentrated इन वन अकाउंट, इजिली एक्सेसिबल एंड मैनेजेबल ऑनलाइन। हमारे फ़ोन में बेसिकली हम पूरा पूरा देखें तो फ़ोन का ही सिस्टम बताया गया कि बहुत इजीली हम एक ही ऐप में एक ही जगह पे ऑनलाइन सारे के सारे अपने अकाउंट्स कंसोलिडेट करके रख पा रहे हैं, बहुत इजीली एक्सेसिबल है, ये बताया जा रहा है। कन्वीनियंस हो गया। फिर आता है कॉर्पोरेट एक्शंस, easier processing of corporate actions like bonus issue, right issue, dividend, stock split as they are automatically updated in the demat account। बेसिकली जितने भी पहले क्या होता था कि बहुत लंबा प्रोसेस होता था कि कंपनी से सर्टिफिकेट आएगा कि आपको बोनस इशू चाहिए कि नहीं चाहिए, मतलब बोनस इशू दे रहे हैं, फिर राइट इशू चाहिए कि नहीं चाहिए, फिर हम उसको भेजेंगे वापस से। बट आजकल क्या है कि कुछ सेकंड से कुछ एक कंपनी ने इशू किया, हमारे फ़ोन में मैसेज आया कि आपको खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो फिर रिनाउंस कर दो अपने राइट शेयर्स को। तो वही बताया गया कि बहुत एक अपडेट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, कॉर्पोरेट एक्शंस तुरंत तुरंत आते हैं। फिर रिड्यूस पेपर वर्क, पेपर वर्क बहुत कम हो गया है, पेपर वर्क रह ही कहाँ गया, खत्म हो गया लगभग लगभग। तो इससे एनवायरमेंट फ्रेंडली और सिंप्लीफाइज रिकॉर्ड कीपिंग में भी आसानी पड़ती है क्योंकि बुक्स में हमें बैठ के एंट्रीज करनी नहीं है कुछ, खाली सब डिजिटलाइज है तो अपने आप ही रिकॉर्ड कीपिंग हो जाता है, इजीली हो जाता है। फिर मैंडेटरी फॉर पब्लिक इशू, अब इंडिया में क्या कर दिया गया है कि ये डीमेट अकाउंट को मैंडेटरी कर दिया गया है कि जो भी पब्लिक इशू करना चाहता है वो अपना इशू इश्यूज जो है वो उसने जो इशू किए हैं शेयर, उसको अगर सब्सक्राइब करवाना चाहता है तो उसको डीमेट अकाउंट डीमेट फॉर्मेट में ही करवाने पड़ेंगे। तो अगला पॉइंट आता है, उसके बाद पढ़ते हैं हम डिपॉजिटरी सिस्टम, जो कि हमने पढ़ा ऊपर एनएसडीएल और सीडीएसएल, जिनकी दो जो इंडिया में मेजर दो हैं और जिनकी ही छोटी छोटी पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिनको डीपी कहते हैं, जो कि ग्रो और जीरोधा, इनके बारे में भी हमने पढ़ा ऊपर। तो डिपॉजिटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, ये सिस्टम क्या करते हैं, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं फॉर होल्डिंग सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड इनेबलिंग ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप थ्रू बुक्स राइट एंट्रीज विदाउट द फिजिकल मूवमेंट ऑफ शेयर सिक्योरिटीज। बेसिकली ये क्या करते हैं कि ये बेसिकली ये करते हैं ये कि जितने भी फिजिकली शेयर्स होते हैं उनको फिजिकली ना करके ये एक इलेक्ट्रॉनिक मोड में बना देते हैं, और वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म उनको कॉमन पब्लिक को ईजिली हेल्प करता है परचेज करने में। इनेबलिंग ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप थ्रू बुक्स एंट्रीज विदाउट फिजिकल मूवमेंट, इट फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग। बैकबोन ही है मेजर, जितने भी हमारे पास सामने फ़ोन के सामने है उसके पीछे जो चीज़ें चल रही हैं, मतलब जो डिपॉजिटरी मेन डिपॉजिटरी जिनके पास हमारे शेयर
ओरिजिनली होल्ड होते हैं वो NSDL और CDSL ही है। फिर इसमें जो कॉन्सेप्ट आता है वो है कि कॉन्सेप्ट क्या है NSDL और CDSL का, कि वो सेंट्रलाइज होल्डिंग होती है। डिपॉजिटरी एक्ट एज ए सेंट्रलाइज कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। बेसिकली फिजिकल शेयर्स फिजिकल फॉर्म में ना रख के हम सारे जितने भी जो भी परचेज करते हैं हम शेयर्स, वो सारे हमारे नाम से ये NSDL और CDSL की डिपॉजिटरी में ही सेव किए जाते हैं कि हमने खरीदे हैं। ये सेंट्रलाइज्ड होल्डिंग हो गई, वहीं पे जाकर के सेव होते हैं। फिर अगला पॉइंट आता है बुक एंट्री ट्रांसफर। ओनरशिप चेंजेस आर रिकॉर्डेड इलेक्ट्रॉनिकली इन द डिपॉजिटरी बुक्स रेदर देन द फिजिकल डिलीवरी ऑफ सर्टिफिकेट्स। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली सारा काम हो रहा है तो बहुत फास्ट, कुछ सेकंड्स में एक का नाम दूसरे के नाम पे मतलब जो शेयर्स हैं वो उसकी ओनरशिप चेंज हो जाती है। क्योंकि क्लिक से मैं बेच देता हूँ तो कुछ की क्लिक के बाद मैं खरीद लेता हूँ, मेरी ये ओनरशिप जो है तुरंत चली गई, तुरंत आ गई, ऐसा है। तो वही बताया कि ट्रांसफ़र जो है बुक ट्रांसफ़र वो बहुत ईजी हो गया, बहुत फास्ट फॉरवर्ड होते हैं। फिर अब अगला पॉइंट है कि टू टायर सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में डिपॉजिटरी की टू टायर सिस्टम है। तो डिपॉजिटरी itself the apex organization that holds securities in डीमैट फॉर्म, जो कि NSDL और CDSL करते हैं डीमैट फॉर्म में सिक्योरिटीज होल्ड करने का काम। और फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स जो कि उनके पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनके सब में उनके नीचे काम करते हैं NSDL और CDSL के agents of the depository that act as an intermediaries between investors and depository investors are open डीमैट अकाउंट with DPs। जो कॉमन पब्लिक होती है, रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो DPs के साथ ही अपने रिटेल अकाउंट को, अपने डीमैट अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। ये बताया गया है। फिर इसके बाद आता है कि NSDL और CDSL के बारे में पढ़ते हैं। अब NSDL के बारे में हमने बहुत पढ़ा, बट NSDL का मतलब क्या होता है। NSDL का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ठीक है, इसका एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में फर्स्ट टाइम इंडिया में सबसे लार्जेस्ट डिपॉजिटरी के जैसा हुआ था, जो कि 1996 में हुआ था। जिसमें प्रोमोटर्स जो थे वो NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज थे, इंडस्ट्रियलाइज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। वेयर की वेयर की इनिशियल प्रमोटर जो NSDL के जो प्रमोटर्स हैं वो NSE इटसेल्फ इज द प्रमोटर ऑफ NSDL। वाओ। फिर उसके बाद अगला पॉइंट, अगले इन्वेस्टर्स हैं IDBI है, फिर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI जो है वो उसके इनिशियल प्रमोटर्स हैं। फंक्शन क्या होता है NSDL का, प्रोवाइड डिमटेरियलाइजेशन सर्विसेज, फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज, प्लेज हाइपोथिकेशन एंड हैंडल कॉर्पोरेट एक्शंस। बेसिकली डिमटेरियलाइजेशन, शेयर्स के डिमटेरियलाइज होते हैं उनको अपने पास होल्ड करने का काम ही NSDL करते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज को फैसिलिटेट करते हैं ट्रांसफर करवाने में। उसके बाद होता है रीच क्या है इनका, तो कनेक्ट विद द वाइड नेटवर्क ऑफ DPS इशूज एंड इन्वेस्टर्स अक्रॉस इंडिया। तो ये रिटेल से बात नहीं करते, ये बड़े बड़े लोगों से बात करते हैं NSDL। तो फिर DP से सीधा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनसे हो गया। फिर जो कंपनीज इशू कराना चाहती है अपने शेयर्स को, वो इनसे डायरेक्ट बात करती है, फिर इनके पास अपने शेयर इशू कराती है। फिर ये कॉमन पब्लिक में देते हैं, किसके थ्रू, DPs के थ्रू लाते हैं, और इन्वेस्टर्स भी इनसे बात करते हैं। फिर NSDL के बाद आता है CDSL का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड। इसका इंडिया में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1999 में। ये सेकंड लार्जेस्ट डिपॉजिटरी है इंडिया की। ये सेकंड ही डिपॉजिटरी है इंडिया में, दो ही डिपॉजिटरी है, एक NSDL और एक है CDSL। इसके जो प्रमोटर होते हैं वो है प्राइमरी प्रमोटर बाय द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड लीडिंग बैंक्स। बड़े बड़े जो बैंक्स थे और प्रमोटर BSE थे, BSE था उसने इसको प्रमोट किया था। इसका जो काम है, फंक्शन है, ऑफर सिमिलर सर्विस टू NSDL इंक्लूडिंग डीमटेरियलाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स एंड कॉर्पोरेट एक्शंस प्रोसेस। बेसिकली इसका भी फंक्शन वही होता है जो NSDL का होता है, डीमटेरियलाइजेशन सर्विसेज प्रोवाइड कराना, फास्ट फैसिलिटेट करती है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर कराने में सिक्योरिटीज़ को। इसका भी काम वही होता है। फिर आते हैं कि ग्रोथ हैज स्पीडली ग्रो इन इट्स मार्केट शेयर एंड इन्वेस्टर बेस। तो CDSL ने बहुत अच्छे तरीके से अपना को ग्रो किया मार्केट शेयर में और इन्वेस्टर्स बेस बनाया। इसका की डिफरेंस क्या है NSDL और CDSL, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुने।
NSDL और CDSL में डिफरेंस क्या है कि NSDL का जो प्रमोटर्स है वो NSE है, IDBI है, ये है, जबकि CDSL के प्रमोटर्स हैं वो BSE और बैंक्स है। मार्केट शेयर जो है NSDL का वो डोमिनेटिंग है फॉर ए लॉन्ग टाइम, बट ज़्यादा समय से NSDL है तो डोमिनेट कर रहा है मार्केट में, बट CDSL ने भी एक मोटा शेयर मार्केट का ले लिया है, गेन कर लिया, सिग्निफिकेंट गेन मार्केट शेयर्स, especially in the terms of active demat account, partially due to the growth of new age brokers associated with CDSL। क्योंकि आजकल हम लोग जैसे अभी कॉमन पीपल है, वो लोग क्या करते हैं कि वो न्यू एज ब्रोकर्स के तरह काम कर, वो है जिससे ग्रो है, और ज़ीरोधा है, एंजल ब्रोकिंग, ये सब न्यू एज ब्रोकर्स के तरह है। तो ये लोग के कारण CDSL ने भी बहुत मोटे अमाउंट में मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया है। फिर दोनों में एक और कंपैरिजन है फंक्शनैलिटीज के बीच में। बोथ डिपॉजिटरीज ऑफर लार्जली सिमिलर सर्विसेज अधेरिंग टू सेबी रेगुलेशन। मेजरली जो सर्विसेज है वो दोनों की सेम ही है, जो कि किससे बेसिस पे है, सेबी के रेगुलेशन के बेसिस पे। The choice between NSDL and CDSL for an investor typically depends on which DP they choose. as DPs are affiliated with one or both depository। बेसिकली कौन एक इन्वेस्टर किसको चूज करेगा, NSDL और CDSL को, ये डिसाइड होता है कि वो किस DP को चूज कर रहा है, कौन से DP को चूज कर रहा है, और DP ने किसके, इन दोनों में से किसके साथ टाइप कर रखा है, या फिर एफिलिएटेड है वो DP, या फिर दोनों के साथ ही है। इसके बाद हम जानते हैं कि ओवरऑल एक इम्पोर्टेंस क्या है डिपॉजिटरी सिस्टम का। डिपॉजिटरी सिस्टम का जो इम्पोर्टेंस होता है वो होता है रिड्यूस रिस्क रिड्यूस करने में वो हेल्प करता है। एलिमिनेट रिस्क एसोसिएटेड विद फिजिकल सिक्योरिटीज, थेफ्ट, लॉस, फोर्जरी। बेसिकली अलग अलग लोगों के पास शेयर्स नहीं होगा कि कॉमन जगह जो कि NSDL या CDSL की जो डिपॉजिटरी है वहाँ पे अब सबके शेयर्स कॉमन जगह होते हैं, वो भी फिजिकल फॉर्म में नहीं होगा, एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। तो अपने हमारे जो शेयर्स हैं वो थेफ्ट या लॉस या फॉर्जरी या फिर मल्टीलिएटेड होने से बच जाते हैं, क्योंकि चोरी करेगा नहीं, कोई चलाएगा है नहीं वहाँ से, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या ही होगा। फिर उसके बाद आता है एफिशिएंटली मैनेज करने, स्ट्रीमलाइन ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस, मेकिंग देम फास्टर एंड मोर एफिशिएंट। बहुत फास्ट तरीके से और इजी तरीके से जो प्रोसेस मेंटेन हो जाता है, इसलिए वो इफिशिएंटली काम हो रहा है ना, हमें कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा, मतलब ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ रहा, बहुत इजी और बहुत फास्ट तरीके से, इफिशिएंट तरीके से प्रोसेस मेंटेन हो रहा है। उसके बाद है कि अगला है कॉस्ट सेविंग, रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एसोसिएटेड विद फिजिकल सिक्योरिटीज। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बच रही है, वहाँ पे अलग से कोई ऑफिस नहीं बनवाना पड़ रहा है उनको, सारे के सारे जो शेयर्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तो कोई ऑफिस नहीं बनवाना पड़ रहा है, कोई रेंट का नहीं है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बचा ना, सैलरी बची लोगों की, वो सब चीज़ें बच रही है, तो ये कॉस्ट बच गया, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट सेविंग हुई। उसके बाद है ट्रांसपेरेंसी, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन द सिक्योरिटी मार्केट। किसी के पास शेयर्स है तो वो पर्टिकुलर उसी बंदे के पास रह जाते हैं फिजिकल फॉर्म में, बट ट्रांसपेरेंसी रहती है क्योंकि डीमेट फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तो मेरे में जो शो कर रहा है वही तुम्हें भी, आप में भी शो करेगा, ये ट्रांसपेरेंसी है। फिर उसके बाद आता है मार्केट ग्रोथ में फैसिलिटेट करता है, कैसे करता है, द इनेबल्स लार्ज स्केल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ एंड डेप्थ ऑफ कैपिटल मार्केट में। मार्केट कैपिटल में जब वो ग्रोथ का आता है, हेल्प करता है कैसे, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने में, लार्ज स्केल ट्रेडिंग कराता है, इन्वेस्टमेंट कराता है, कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ एंड डेप्थ ऑफ द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट जो होता है उसको और गहरा बनाता है, कि उसमें हेल्प कराता है, क्या फैसिलिटेट करता है ट्रेडिंग कराने में और इन्वेस्टमेंट करने में। तो गाइस ये टोटल था आपका यूनिट 2, जिसमें आपने पढ़ा इशू के बारे में, पढ़ा इशू मैनेजमेंट क्या होता है, फिर अंडरराइटिंग्स के बारे में पढ़ा, लीड मैनेजर के बारे में पढ़ा आपने, ठीक है। तो अब अगला जो अगला यूनिट है यूनिट 3, वो अब हम कल के लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप इसको कंप्लीट करिए, कल आपका लेक्चर प्रेजेंट हो जाए। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो and don't forget to subscribe, like and comment for the other videos if you want any other videos on other
other topic for the college related subjects, comment on the below.